हेलो 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 हेलो, क्या हाल मेरे बच्चे? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो बेटा बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, ठीक है। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर लेक्चर तो लाइव होने थे, रिकॉर्डेड कैसा आ रहा है? तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं बेटा, एक्चुअल में यहां पर एक स्टूडियो बन रहा है और इस हफ्ते में वो स्टूडियो बन जाएगा, फिर हम लाइव ही मिलेंगे। बस आपका लॉस ना हो, आपको ये ना लगे कि भैया जानबूझ के आपके साथ ऐसा किया जा रहा है, तो ऐसी कोई मंशा नहीं है बेटा। आप लोगों का सिलेबस बढ़ता रहे इसलिए ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दिया जा रहा है। मैं फिर कहूंगा बेटा कि जैसे ही यहां पे वो हमारा स्टूडियो लग जाता है, स्टूडियो बन ही रहा है और इस वीक में उम्मीद है कि वो बन जाएगा, फिर हम लाइव लेक्चर के अंदर ही मिलेंगे। तो ज्यादा घबराइएगा मत बेटा, हम साथ ही हैं आप लोगों के। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा आज का लेक्चर। तो भैया आज हमारा जाने वाला है विलियन का तीसरा लेक्चर, और मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा कि आप लोगों ने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे जो मैंने पिछले लेक्चर में दिए थे, मतलब पिछले हफ्ते में दिए थे। अगर नहीं किए हैं तो भैया पहले ये लेक्चर देखने से वो क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिए, भले ही गलत कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ट्राई करना है। तभी तुम्हें समझ में आएगा कि भैया तुम गलतियां क्या कर रहे हो। अगर तुम ये कहोगे ना कि सर हमसे तो हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब तुमने मेहनत नहीं की, तुमने ट्राई नहीं किया। ट्राई करने का मतलब है चाहे जैसा तुम्हारा दिमाग चल रहा है वैसा करो, ठीक है। चलो चलो भैया, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता देता हूं बेटा कि आज हम करने क्या वाले हैं। पहले थोड़ा सा रिकैप ले लो कि वे पढ़ा क्या था हमने। भैया पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ी थी सर मोलरता के बारे में। मोलरता को क्या कहते हैं सर? हम मोलैरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मोलैरिटी कहते हैं सर। और क्या पढ़ा था सर हमने? मोलैलिटी के बारे में पढ़ा था सर। किसके बारे में बेटा? मोलैलिटी। मोलैलिटी को क्या कहते हैं सर? हम मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। और सर हमने किसके बारे में पढ़ा था? नॉर्मैलिटी के बारे में पढ़ा था सर, जिसको हम नॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नॉर्मलता कहते हैं। तो इनकी हमने चर्चाएं की थी। अब सुनना, कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर 11th बर्बाद, समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हो। तो भैया मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, तुम्हें ये दो अच्छे से आनी चाहिए तो तुम्हारा विलियन चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। मैं मानता हूं नॉर्मलता के अंदर थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, अगर तुमने पहले नहीं पढ़ा होगा तो घबराना मत, घबराना मत भैया। इसी क्लास में एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन वाला, ठीक है। विद्युत रसायन का एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो वहां पे इसका इस्तेमाल होगा, तो वहां पे तुम्हें ये डिटेल में बता दूंगा। इस चैप्टर के अंदर बस तुम्हें दो चीजें आनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो मोलरता और एक मोललता। और मुझे लगता है ये दोनों ही आसान हैं। इनके फॉर्मूले मैंने बताए थे और कुछ क्वेश्चंस भी तुम्हें करवाए थे, ठीक है। तो पहले भैया, पहले ये जान लो आज क्या करेंगे। आज भैया हम पहले जो क्वेश्चंस दिए थे मैंने आप लोगों को, उनको करेंगे होमवर्क वाले, उनको डिस्कस करूंगा बेटा मैं। इसके बाद क्या करेंगे सर? इसके बाद भैया हमें आज करना है मोल प्रभाज। आज हम पढ़ेंगे सर मोल प्रभाज क्या होता है, जिसको तुम क्या बोलते हो अंग्रेजी में? मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हो भैया? मोल फ्रैक्शन बोलते हो। और क्या पढ़ेंगे सर? आज हम पढ़ेंगे विलेयता क्या होती है। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं बेटा, परिभाषाएं हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। विलेयता के बारे में पढ़ेंगे, विलयन के सामर्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। विलयन सामर्थ्य क्या होता है, ठीक है। विलयन सामर्थ्य, इस सामर्थ्य को बोला जाता है स्ट्रेंथ, ठीक है। और इस विलेयता को हम क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। और फिर अंत में आज हम परिभाषा देख लेंगे भैया किसकी? हेनरीज नियम की। हेनरी नियम की देख लेंगे भैया। और बीच में कुछ छोटी छोटी बातें आती चलेंगी, वो हम करते हुए चलेंगे। तो भैया बहुत ध्यान से बैठना, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं भैया। ये मैंने आपको सवाल दिया था बेटा करने के लिए। क्या कहता है देखो, सवाल देखना बेटा। कहता है 93% भार बटे भार, ये छोटा w है, ये बड़ा हो गया टाइपिंग में, कि हमारे पास H2SO4 का एक विलयन है जिसकी तुम्हें भार प्रतिशतता दे दिए 93%। विलयन की मोलरता ज्ञात करो जिसका घनत्व कितना है? 1.84, और इसकी इकाई होती है बेटा ग्राम पर ml में है ये, ठीक है। सवाल समझना, सवाल क्या कहता है कि सर हमारे पास एक विलयन है, किसका सर? H2SO4 का विलयन है,
और उस H2SO4 विलयन के लिए हमें दो चीजें बता दी सर। क्या बताई सर? एक तो बताई सर हम उसकी भार प्रतिशतता, ये तो क्या है सर इसकी भार प्रतिशतता है, और एक क्या बना दिया सर इसका हमें घनत्व बता दिया 1.84 ग्राम पर ml। हमें निकालनी क्या है बेटा इसकी मोलरता। मोलरता का मतलब बड़ा M हमें निकालना है। तो भैया जैसे बचपन में करते थे ना बेटा, आप लोग सवाल करते थे ना कि ये दिया हुआ है ये ज्ञात करना है, तो तुम्हें अभी भी वैसा ही करना है। अब तुम्हें ये बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें ये देखना है कि सर हमें भार प्रतिशतता दे दी है और घनत्व दे दिया है, अब इससे मैं मोलरता कैसे निकालूंगा। पहले तो बताओ मोलरता का सूत्र क्या होता है। आप कहोगे सर ऊपर आएंगे मोल, किसके मोल लेने हैं सर? विलय के मोल आएंगे, और नीचे क्या आएगा सर? आयतन। किसका आयतन आएगा सर? विलयन का आयतन आएगा सर। और ये विलयन का आयतन किस में होना चाहिए बेटा? लीटर में। किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। ये सूत्र होता है, ठीक है। अब मुझे बस विलय के मोल पता चल जाए और विलयन का आयतन भाग दो सर, मोलरता आ जाएगी, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इस भार प्रतिशतता को देखो। इस 93% भार बटे भार का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है भैया, इसका मतलब यह है कि अगर मैंने 100 ग्राम H2SO4 का विलयन लिया तो उसके अंदर क्या होगा बेटा मेरे पास? 93 ग्राम H2SO4 उपस्थित होगा। समझना भैया, बच्चे कहते हैं सर H2SO4 का विलयन ही ले रहे हो, उसमें तो H2SO4 ही तो होगा। यहां 100 ग्राम ले रहे हो तो यहां 100 ग्राम ही आना चाहिए था। भैया विलयन के अंदर कोई दूसरा घटक भी तो होगा। एक घटक है यहां पे H2SO4, इसके साथ मान लो मैंने जल मिलाया हुआ है, ठीक है। तो भैया मैंने एक विलयन बनाया और उस विलयन के अंदर क्या बोला भैया? 93% भार बटे भार है, तो इसका मतलब भैया जितनी प्रतिशतता दे रखी हो वो किसका भार होगा बेटा? विलय का होगा। किस में होगा? 100 ग्राम विलयन में। अब एक बच्चे का क्वेश्चन था भैया कि सर 100 ही क्यों लेते हैं? प्रतिशतता का मतलब ही क्या बेटा? 100। प्रतिशतता तुम किस में से निकालते हो? 100% में से तो निकालते हैं, इसीलिए यहां पे 100 ले रहा हूं, ठीक है। तो देखो भैया यहां पे तुम्हारे पास क्या आ गया बेटा? विलय का भार आ चुका है। अब तुम्हें विलय का भार पता चल गया, इसको लिख देता हूं WH2SO4 किसके बराबर? 93 ग्राम के बराबर सर। अब यहां से अगर ये विलय का भार है तो विलय के मोल आ जाएंगे, बोलो हाँ या ना? आ जाएंगे सर। विलय के मोल भी आ जाएंगे। कितने आएंगे सर? जितना इसका भार दिया गया है बटे में इसका मोलर भार। बेटा H2SO4 जो होता है इसका जो मोलर भार होता है, जो इसका क्या होता है बेटा? मोलर भार होता है, ये किसके बराबर होता है? 98 ग्राम। इतना तो बेटा मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं ना कि सर मोलर भार आता है तुम्हें, ठीक है। चलो चलो, तो भैया ये क्या आ गई? इसके मोलों की संख्या आ गई। तो भैया एक चीज तो मैंने निकाल ली, अब क्या रह गया? आयतन निकालना रह गया सर। किसका? विलयन का। अब जल्दी से बताओ, मुझे यहां पे विलयन का भार पता है। क्या पता है? विलयन का भार, और साथ में क्या दिया हुआ बेटा? विलयन का आयतन। क्या दिया हुआ है? विलयन का आयतन दिया हुआ है सर। तो कहोगे सर ये तो काम बन गया, ये तो मजा आ गया भैया। कैसे मजा आ गया? कि सर देखो आपने कहा कि हमारे पास विलयन का भार है, इसको लिख देता हूं W विलयन। कितना है सर? 100 ग्राम। अब हमें पता है सर जो घनत्व होता है किसके बराबर होता है? वो कहोगे सर भार बटे आयतन। भार बटे आयतन। तो जल्दी बताओ यहां से अगर मुझे आयतन निकालना हो तो क्या सूत्र लगेगा? D इधर आ जाएगा, V इधर, तो भार कितना है सर? 100 है। आयतन कितना हो जाएगा? और सॉरी घनत्व कितना हो जाएगा बेटा? सर घनत्व दिया हुआ है 1.84, तो ये क्या देखो 1.84। इसकी इकाई क्या थी? ग्राम। ऊपर क्या चला जाएगा इसका? ml। ग्राम पर ml था ना, और इसके लिए क्या थी बेटा? ये 100 ग्राम। तो देखो ग्राम से ग्राम कट गया, तो यहां पे जो आयतन आया उसकी इकाई कितनी आई बेटा? ml में आई। किस में आई भैया? ml में। तो भैया विलयन का आयतन आ गया, विलय का मोल आ गया। अब भैया ये वैल्यूज यहां पुट कर देते हैं, ठीक है। यहां पुट कर देते हैं, इसको मिटा रहा हूं। तो यहां पुट करो भैया। मोल बोलो विलय के कितने हैं? आप कहोगे सर 93/98। आयतन बोलो सर कितना है? आप कहोगे सर 100/1.84। लेकिन 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 यहां पे लिखा क्या है? आयतन होना चाहिए लीटर में।
लेकिन यहां किसमें आया बेटा, ml में। तो बताओ भैया ml को लीटर में बदलने के लिए तुम इसको 1000 से भाग करोगे और वो 1000 ऊपर चला जाएगा, इसलिए यहां पे इंटू में 1000 कर देता हूं। ये बात समझ में, 1000 क्यों किया, क्योंकि इस ml को लीटर में बदलना था, तो इसको बटे में 1000 करूंगा, 1000 करूंगा तो वो 1000 ऊपर चला जाएगा। भैया अब तो मैथ्स बचता है, अब मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि सर इसको निकाल के दिखाओ। भैया मुझे था सिर्फ समझाना, मैथ्स तुम्हारा काम है, मेरा नहीं है। पेपर में मैं नहीं सॉल्व करने आऊंगा, आपको करना है। तो यहां से भैया इसका आंसर निकालना। और भैया ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, कभी चिल्लाने लगो इसके लिए कि सर आंसर तो बता दो, देख तो ले। भैया तुम इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि हाँ सर ये कैलकुलेशन कर लेंगे और जो करेंगे वही आंसर आएगा। जहां मुझे लगेगा ना कि यहां तुम कैलकुलेशन गलत करोगे तो भैया वहां पे मैं तुम्हें आंसर बता दिया करूंगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस के लिए मुझे मत बोलना कि सर आंसर बताओ, पता तो चले, ठीक है भैया तरीका पता चल गया, अब ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, खुद करो। अब यहां से जो आएगा वो तुम्हारा उत्तर आएगा। बोलो हाँ के ना। हाँ जी सर समझ में आ गया। चलो 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 अगला सवाल देखो। अच्छा अगला सवाल जो है ना भैया वो मोल प्रभाज के, लेकिन उससे पहले मैंने तुम्हें एक चीज और दी थी, कुछ सवाल और दिए थे जिसके अंदर तुम्हें क्या पता थी। जैसे ये वाला सवाल देखो, तुम्हें भैया मोलरता दी गई है और मोलरता से विलयन की क्या निकालनी है, तुम्हें नॉर्मलता निकालनी है। क्या निकालनी है, नॉर्मलता। अब याद करो मैंने एक सूत्र बताया था तुम्हें, नॉर्मलता किसके बराबर होती है, मोलरता गुना में एन फैक्टर। ये एनएफ क्या है बेटा हमारा, इसको क्या बुलाते हो तुम, एन फैक्टर बुलाते हो अंग्रेजी में, या फिर इसको क्या बुलाते हो बेटा हिंदी में, एन कारक। और ये मैंने तुम्हें थोड़ा सा बताया था कैसे निकालते हैं। किसी भी अम्ल का एन कारक क्या होता है कि वो अम्ल का अणु मुझे कितने H प्लस दे सकता है, जितने H प्लस देगा वो उसका एन कारक। जैसे मैंने बोला HCl मुझे 1 H प्लस दे सकता है, तो HCl का एन कारक कितना हुआ, 1। ठीक है, किसी भी क्षार का एन कारक क्या होता है बेटा, वो कितने मुझे OH माइनस दे सकता है। ठीक है, तो भैया यहां पे मेरे पास है अम्ल कितना, H3PO4। ठीक है, H3PO4। अब नाम याद रखना, इसको बोला जाता है फास्फोरस अम्ल। इसका नाम क्या है बेटा, सॉरी फास्फोरस नहीं, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल या फास्फोरिक एसिड। ये नाम याद होने चाहिए तुम्हें, ये काम आएंगे। ये ऐसे नहीं लिख रहा हूं बेटा, कभी सोचो कि सर वैसे ही लिखवा रहे हैं, ये याद होना चाहिए तुम्हें। वो कभी भी पेपर के अंदर ये नहीं देता है, ज्यादातर वो तुम्हें ये लिख के देगा, तो तुम्हें खुद ब खुद पता लगाना पड़ेगा। तो सर H3PO4 की मोलरता दे रखी है, कितनी दे रखी है सर आप बताओ। तो देखो भैया सूत्र लिख रहा हूं, n इंटू में n फैक्टर, m का मान है सर 1। अब इसका n कारक निकालना है, तो भैया H3PO4 मुझे 3 H प्लस दे सकता है, तो गुना में 3, तो भैया कितनी नॉर्मलता आ गई, 3। तो इसकी नॉर्मलता कितनी हुई, 3 नॉर्मल हुआ सर। तो जवाब क्या हो जाएगा इसका, डी। आसान है ना भैया। अब तो बस तुम्हें बस एन कारक पता। जैसे यहां पे अब देखो, अब कहोगे सर ये तो हमारे पास ना एसिड है ना बेस, क्योंकि ना तो H प्लस दे रहा है ना OH माइनस दे रहा है। तो अब तो भैया ये एक अब आयनिक ठोस है। ठीक है, क्या है, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस का एन कारक कैसे निकालते हैं देखना। आयनिक ठोस के लिए हम एन कारक कैसे निकालते हैं। आयनिक ठोस का एन कारक किसके बराबर होता है, कुल पॉजिटिव या का मतलब होता है और या फिर कुल नेगेटिव आवेश। भैया आयनिक ठोस के अंदर सिर्फ ये देख लो, या तो उसमें कुल पॉजिटिव आवेश कितना है या फिर कुल नेगेटिव आवेश कितना है। जितना कुल पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, कोई एक आवेश देखना है। भैया ये है तो उदासीन ना, उदासीन है ना भैया, इस पे कोई आवेश थोड़ी ना दिखा रहा हूं इस टाइम पे। तो इसका मतलब क्या है, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही वहां पे नेगेटिव होगा। इसीलिए मैंने क्या बोला, या तो पॉजिटिव आवेश देख लेना कितना है वहां कुल, या फिर कुल नेगेटिव आवेश। तो भैया अब तुम्हें पता होना चाहिए कि सर जब हम Na2CO3 को तोड़ेंगे आयन में तो किस में टूटेगा, तुम कहोगे सर 2 Na प्लस बनेंगे और 1 कार्बोनेट आयन बनेगा। तो देखो कुल पॉजिटिव आवेश कितना आ रहा है, 2, क्योंकि 1 Na पे है 1 प्लस, तो 2 Na पे कितना आएगा सर, 2 प्लस हो जाएंगे, बोलो है ना। 1 Na पे 1 प्लस, तो कितने Na प्लस है मेरे पास, 2। तो टोटल पॉजिटिव कितना आ रहा है बेटा, आप कहोगे 2 पॉजिटिव।
और इस एक अकेले आयन पे कुल कितना है बेटा, 2 नेगेटिव। अब भैया तुम जल्दबाजी में गड़बड़ क्या करते हो, इन दोनों को जोड़ दोगे। भैया मैंने बोला है या तो पॉजिटिव आवेश देखो या फिर नेगेटिव देखो। तो भैया यहां पे क्या आ रहा है मेरे पास, आपको सर बराबर है, तो भैया यहां पे इसका n कारक कितना हो जाएगा, तुम कहोगे सर इसका n कारक हुआ 2। तो बस अब नॉर्मलता पता है, क्या निकालनी है, मोलरता। तो भैया अब मोलरता किसके बराबर होगी, आप कहोगे सर नॉर्मलता बटे में n कारक, नॉर्मलता है 0.2, n कारक है 2, तो कितना आ गया 0.1 मोलर। तो सर जवाब हो जाएगा सी, जवाब हो जाएगा सी। ठीक है बेटा जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो भैया कर सकते हो, देखो क्या बोला, फास्फोरस अम्ल। अब तुम्हें पता होना चाहिए फास्फोरस अम्ल क्या होता है। फास्फोरस अम्ल होता है H3PO3, ये होता है फास्फोरस। फास्फोरिक में क्या होगा, यहां पे 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहां पे 4। अब भैया याद रखना, ये गलत नहीं बता रहा हूं, कुछ तुम में से कमेंट करेंगे सर यहां तो 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं हमें, तो 3 H+ मिलेंगे, तो इसका n कारक होना चाहिए 3, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है भैया। यहां पे n कारक का मान होता है 2, यहां पे n कारक का मान होता है 2। और तुम्हें ये बहुत जल्दी बात पता चल जाएगी जब तुम P ब्लॉक पढ़ोगे भैया 12th के अंदर, वहां पे तुम्हें इनकी आकृतियां करवाई जाएंगी, तो तुम्हें वहां समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हाल फिलहाल के लिए याद रखो फास्फोरस अम्ल का n कारक कितना है 2। अब तो निकाल लोगे भैया, नॉर्मलता किसके बराबर, मोलरता सर गुना में n कारक कितना 2, तो जवाब कितना आया 0.6 नॉर्मल। ठीक है बेटा, समझ में आई ये बात। चलो आगे बढ़ते हैं। शुद्ध पानी की मोलरता निकालनी है, ये रट लेना, बहुत बार काम आएगी। जब भी तुमसे जल की सांद्रता पूछे, और सांद्रता किसमें पूछे, मोलरता में पूछे भैया, तो वहां पे भैया तुम्हें एक ही जवाब देना है हमें से 55.56। किसकी निकालोगे भैया, 55.56। अब सुनना भैया, इसको ऐसे लिख लो, हमें जल की मोलरता निकालनी है। क्या निकालनी है, जल की मोलरता। तो मैं मान लेता हूं मैंने 1000 ग्राम जल लिया। कितना लिया बेटा, 1000 ग्राम जल लिया मैंने, लिया भैया 1000 ग्राम जल। तो इस 1000 ग्राम जल की मुझे क्या निकालनी है बेटा, मोलरता निकालनी है। तो ये दिया गया भार हो गया, तो तुम बताओ भैया। अब आप कहोगे सर NH2O मतलब मोलों की संख्या कितनी होगी, आप कहोगे सर दिया गया भार बटे में जल का अणु भार कितना होता है बेटा, या मोलर भार कितना होता है सर, कहोगे 18 ग्राम। बोलो बात समझ में आई। ठीक है सर, तो इसको सॉल्व करेंगे। और भैया यहां पे मान लेता हूं हमारा 1000 ग्राम का मतलब होता है 1000 ml जल है मेरे पास। 1000 ग्राम का मतलब है 1000 ml। अब कहोगे सर ये कौन सी कैलकुलेशन लगा, देखो भैया डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास बटे वॉल्यूम। आयतन किसके बराबर होगा, अब बताओ भैया भार कितना है मेरे पास, तुम कहोगे सर 1000 ग्राम है। ठीक है, और जल की जब भी तुमसे घनत्व की बात करें तो हमेशा जल का घनत्व कितना लेते हो तुम, 1 ग्राम पर ml लेते हो। तो अब इसको भैया क्या करूं, 1 ग्राम पर ml से भाग दे दूं तो ml ये ऊपर चला जाएगा। देखो तो जल्दी बताओ भैया, 1000 ग्राम जल का मतलब क्या हुआ, 1000 ml जल लिया है मैंने। कितना लिया है, 1000 ml जल लिया है। 1000 ml जल का मतलब क्या बेटा, 1 लीटर जल लिया है। तो जल्दी बताओ भैया मोलरता किसके बराबर, सर जल के मोल कितने हैं 1000 बटे 18। और आयतन कितना ले रहा हूं सर, 1 लीटर ही तो ले रहा हूं। समझ में है ना 1 लीटर क्यों रख दिया, क्योंकि सर 1000 भैया। अब ये जो हमने कैलकुलेशन की है ना बेटा, ये जो गणना की है शुद्ध जल की मोलरता की, वो 1000 ग्राम में ही ली है। ये हमने माना है, साइंटिस्टों ने ऐसा माना है। अब इस बात के पीछे मत पड़ना सर 1000 ही क्यों माना, तुम्हारे दिमाग में फालतू के सवाल बहुत आते हैं कि सर 1000 ही क्यों लिया, 100 क्यों नहीं लिया। भैया जो चीज ली गई है ना, साइंटिस्टों ने कुछ सोच समझ के ली है। अब ये तुमसे सवाल नहीं पूछेगा भैया जेई कि भैया उन्होंने 1000 क्यों लिया था, 100 ही क्यों नहीं लिया, या तुमसे 12वीं में ये नहीं पूछा जाएगा कि भैया 1000 क्यों लिया, उसे तो 1 ग्राम लेना चाहिए था। ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा, समझ रहे हो बात को। ठीक है, तो भैया अब इसको जब तुम सॉल्व करते हो तो ये आता है 55.56 मोलर। तो मैं तो ये कहूंगा भैया ये याद करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, तुम सिर्फ इतना याद रखो, जब भी तुमसे शुद्ध जल की मोलरता पूछे तो हमेशा जवाब कितना 55.55 बोलो या 55.55.56 बोल दो।
ठीक है, ठीक है सर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो। और कोई सवाल है? हाँ सर, ये रहा ना, देखो ये रहा सवाल। ठीक है, क्या इसमें बेटा मोलरता है। अब तुमसे कहता क्या, देखो कि तुम्हें क्या करना है, HNO3 का आपको क्या करना है बेटा, HNO3 का 0.2 मोलर 400 ml का विलयन बनाना है। तो कहते हैं जी ये विलयन बनाने के लिए जिसकी सांद्रता कितनी है 0.2 मोलर, जिसका आयतन कितना चाहिए मुझे 400 ml, तो ये विलयन बनाने के लिए मुझे कितने ग्राम HNO3 लेना पड़ेगा, मतलब कितना भार लूं मैं HNO3 का, ताकि मैं उस लिए गए भार से HNO3 के उस भार से मैं क्या बना सकूं बेटा, 0.2 मोलर HNO3 और 400 ml का विलयन बना सकूं। तो जल्दी बताओ बेटा मोलरता किसके बराबर होती है। आप कहोगे सर ये बराबर होती है विलय के मोल बटे में विलयन का आयतन। बस ये याद रखना बेटा, ये विलयन का आयतन हमेशा किस में होगा, लीटर में होगा। ठीक है सर, इसको और क्या लिख सकता हूं बेटा, अब बताओ विलय के मोलों को क्या लिख सकता हूं, दिया गया भार बटे में उसका मोलर भार बटे में आयतन होगा। सर बोलो हाँ या ना, यही तो होगा, बोलो हाँ या ना भैया। भैया विलय के मोल का सूत्र क्या होता है, कैसे निकालते हैं, बताया था ना, दिया गया भार बटे में क्या भैया, मोलर भार। अब बताओ भैया HNO3 का मोलर भार कितना होता है। आपको सर हाइड्रोजन का है 1, नाइट्रोजन का है 14 और इसका कितना 16 16 32 48। इनको जोड़ो भैया, इनको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 4 12 12 और 1 13 4, सही किया आपने, 8 4 12 और 1 13, तो ये कितना आ जाएगा 63 ग्राम। ठीक है ना, ये सही किया ना बेटा। 14 देख लो, 8 4 12 का 2 आगे से लेख, ठीक है 62 और 1 63, तो 63 ग्राम आ गया। अब देखो भैया तुम्हें सारी चीजें पता है, भैया मोलरता किसकी दे रखी है, देखो मोलरता कितनी है, आप कहोगे सर 0.2। अब वैल्यू पुट कर रहा हूं बस, मोलरता दे रखी है 0.2, मुझे ये भार निकालना है कि भाई कितना भार लूं मैं कि हमारे पास इतनी सांद्रता और इतने आयतन का बन जाए। तो भाई ये मुझे निकालना है, तो इसको x बोल दूं, बोलो हाँ है ना। 63 ग्राम क्या हो गया सर इसका मोलर भार, और आयतन कितना दिया हुआ है, ये रहा सर 400 ml, तो यहां पे गुना में 400 कर दो ना, बोलो हाँ है ना। समझ में आ रहा है ना भैया, ये मोलर भार इधर ही तो आ जाएगा नीचे की तरफ। इतना तो मैथ्स आता है ना बेटा, हाँ जी सर इतना तो आता है, इतने तो हम नालायक नहीं है। लेकिन अब याद क्या रखो, ये 400 ml में है और हमें चाहिए किसमें, लीटर में, तो इसको बटे में क्या करूंगा, 1000 ऊपर चला जाएगा, बोलो है ना। तो क्या बनेगा 0.2 x बटे में 63 गुना में 400 गुना 1000, बस खत्म। अब x का मान निकाल लो जी, सॉल्व करते रहो, इसको कर लोगे ना सॉल्व भैया, जो तुम सॉल्व करोगे वो तुम्हारा क्या आएगा बेटा, यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा। आंसर निकालना, एक ऑप्शन तुम्हें दिखेगा, ठीक है जी, और वो तुम्हारा जवाब होगा। क्लियर है बात। तो भैया ये सवाल थे जो तुम्हें करने के लिए मैंने दिए थे। अब जरा सी हम बात कर लेते हैं मोल प्रभाज की। किसकी बात कर लेते हैं, मोल प्रभाज की कर लेते हैं कि मोल प्रभाज होता क्या है। सुनना जरा बात को भैया, सुनना जरा बात को। मान लो मैंने एक विलयन बनाया, क्या बनाया भैया, एक विलयन बनाया। इस विलयन के अंदर मैंने 2 घटक लिए, एक A घटक लिया, एक B घटक लिया। ठीक है, द्विअंगी विलयन पढ़ने होते ना, में तो हमने 2 घटक लिए भैया, एक A और एक B। माना भैया इस विलयन के अंदर जो मैंने A घटक लिया ना, वो कितना लिया, उसमें A घटक के Na मोल लिए और B घटक के कितने लिए भैया, Nb मोल लिए मैंने। मतलब A घटक के Na मोल लिए, B घटक के Nb मोल लिए, दोनों को मिला दिया और हमारे पास क्या तैयार हो गया भैया, एक विलयन तैयार हो गया। क्या हो गया भैया, विलयन तैयार हो गया। अब ये मोल प्रभाज कहता क्या है, पहले डेफिनेशन देख लो, फिर उसके बाद तुम्हें मैं यहां पे समझाता हूं। कहता है जी विलयन में किसी अव्यय का मतलब घटक, विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या का विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या का कुल संख्या के साथ अनुपात। कहता है भैया अब अगर तुम्हें यहां पे कोई पूछ ले कि इस विलयन के अंदर, इस विलयन के अंदर A घटक का मोल प्रभाज बताओ कितना है, या B घटक का मोल प्रभाज कितना है ये बताओ। मोल प्रभाज को बेटा हम दिखाते हैं इससे, x बोल दो या काई बोल दो, इसको क्या बोला जाता है, काई। क्या बोला जाता है भैया, काई। काई, क आ की मात्रा और ई, काई बोला जाता है।
मोल प्रभाज को दिखाने का ये तरीका होता है भैया। अब मान लो मुझे निकालना है मोल प्रभाज ए घटक का, तो भैया क्या कहती है परिभाषा कि जिस घटक का मोल प्रभाज मुझे निकालना है, तो भैया उस घटक के विलयन में देखो कितने मोल हैं, तो कितने मोल हैं, तुम कहोगे सर Na है, और उस घटक के मोलों का अनुपात ले लो किससे बेटा, विलयन के कुल मोलों से। तो यहां पे कुल मोल कितने होंगे, आप कहोगे सर Na प्लस Nb होगा। तो भैया अगर किसी भी घटक का मोल प्रभाज निकालना हो विलयन के अंदर, तो क्या करो, उस घटक के मोल भाग में क्या कर दो, उस विलयन के कुल मोलों की संख्या। अगर मान लो मुझे यहां पे निकालना है XB, तो किसके बराबर होगा बेटा, ये B घटक के मोल बटे में Na प्लस Nb। इसको बेटा कई बार किताबों में NT भी लिख देता है। NT का मतलब टोटल मोल, T क्या है, टोटल, कुल मोल है ये, ठीक है, यहां पे भी। तो ये B घटक के आगे। अब कोई कहता कि नहीं भैया ऐसे बात नहीं बनी, इसके अंदर एक घटक और डाल दो। मान लो जैसे ऐसे कर दिया मैंने, मान लो भैया मैंने कहा देखो, जैसे क्वेश्चन ही दे देता हूं तुम्हें। मान लो हमने एक विलयन तैयार किया भैया, ठीक है, इस विलयन के अंदर आप लोगों से ये कहेगा, इस विलयन के अंदर आप लोगों से ये कहेगा कि भैया हमने कितने घटक मिला दिए, यहां पे मान लो 4 घटक मिला दिए, कितने घटक मिला, सॉरी 3 घटक मिला दिए, ठीक है। जो ए घटक है, ए घटक के 3 मोल लिए मान लो, बी घटक के मान लो मैंने 2 मोल लिए, ठीक है, और मान लो सी घटक के भी कितने ले लिए मैंने भैया, 3 मोल ले लिए, ठीक है। यहां पे 3 घटक मिलाए ए बी और सी, और उन तीनों के मोल बता दिए कितने हैं भैया मेरे पास। अब मुझे क्या पूछा भैया, पहली चीज पूछी भैया मोल प्रभाज बताओ ए का, तो सूत्र क्या होगा सर, ए के मोल बटे में कुल मोल। कुल मोल क्या होंगे यहाँ पे, Na प्लस Nb प्लस Nc, बोलो ठीक है सर। अगर मान लो मोल प्रभाज इस विलयन में किसका पूछे, बी घटक का, तो क्या हो जाएगा, बस सर ऊपर वाली तो संख्या बदलनी है, Nb बटे में क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb प्लस Nc। और भैया सी घटक का क्या हो जाएगा सर, सी के मोल बटे में Na प्लस Nb प्लस Nc, खत्म, बस वैल्यू पुट कर दो सर। ये किसके बराबर आएगी, 3 3 3 6 2 8, 3/8। ये कितनी आएगी बेटा, आप कहोगे सर 2/8। भैया नीचे तो कोई बदलाव ही नहीं आ रहा ना, नीचे तो कुल मोल ही तो रख रहे हैं, और यहां कितनी आएगी बेटा, तुम कहोगे सर 3/8। बस अब इसको सॉल्व करो, आंसर, इसको सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा भैया मेरे पास, ठीक है। तो मोल प्रभाज समझ में आया। मोल प्रभाज है क्या भैया, हमारे पास मोलों का अनुपात है। कौन से मोलों का अनुपात है सर, सर विलयन में जिस घटक का हमें मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल ले लो, बटे में कुल मोल कर दो सर, बस। अब अगर मोल प्रभाज भैया एक अनुपात है तो इसकी कोई भी इकाई नहीं होगी। जब भी तुम कहीं पर अनुपात लेते हो तो अनुपात लेने पे कभी भी कोई इकाई आती नहीं भैया। ऊपर क्या ये मोल है, नीचे भी क्या बेटा मोल है, कट जाएंगे ना भैया। तो मोल प्रभाज सिर्फ एक संख्या है, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। तो यहां पे लिख रहा हूं भैया कि जो मोल प्रभाज है ना, यहां पे लिख देता हूं। अब ये सारी चीजें याद रखना। मोल प्रभाज के लिए पहली चीज क्या याद रखोगे, कोई इकाई नहीं है भैया इसकी। इकाई का मतलब कोई यूनिट नहीं है सर इसकी, ठीक है भैया, ठीक है। अब जल्दी से बताओ भैया, जो मोल प्रभाज है क्या वो ताप बदलने के साथ मोल प्रभाज की मान में भी कोई बदलाव आएगा, या मैं कहूं क्या ये ताप पे निर्भर करेगा। अगर तुम्हें क्या दिया, एक विलयन दिया और उसमें जो घटक उपस्थित है उनका मोल प्रभाज तुम्हें बता दिया, और मैं कहता हूं भैया मैंने तापमान बदल दिया विलयन का, क्या उन घटकों के मोल प्रभाज में क्या कोई परिवर्तन आएगा। तो तुम कहोगे सर नहीं, ताप पर निर्भर नहीं करती, ताप पर निर्भर नहीं करती है। क्यों नहीं करती भैया, क्योंकि ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, ये मैंने शायद पहले या दूसरे लेक्चर में शायद बताया था कि सिर्फ और सिर्फ वही पद ताप पर निर्भर करेगा जिसके अंदर आयतन आएगा। अब भैया मोल प्रभाज के अंदर आयतन तो कहीं आ ही नहीं रहा है, आयतन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ सर कि ताप भले ही बदलता रहे,
यहां पे इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आएगा, तो इसलिए मोल प्रभाज ताप पर निर्भर नहीं करती। और तीसरा क्या है बेटा, मोल प्रभाज का अधिकतम मान, ठीक है, जो मोल प्रभाज है ना भैया, इसका जो अधिकतम मान होता है, अधिकतम मान कितना हो सकता है बेटा, सिर्फ इसका 1 हो सकता है। मोल प्रभाज कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। कहने का मतलब क्या है भैया, अगर इस विलयन के अंदर मैंने दोनों घटकों का मोल प्रभाज निकाल लिया है, तो भैया XA प्लस XB का मान हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। अधिकतम मान ही 1 हो सकता है भैया। इसका मतलब अगर तुम्हें मान लो A घटक के मोल प्रभाज पता चल गया, मैंने कहा जी यहां पे A का जो मोल प्रभाज है वो 0.2 है, कितना आया 0.2, तो दूसरे घटक का निकालने की अब तुम्हें आवश्यकता नहीं, बस क्या करो, उसको क्या करो बेटा, यहां 0.2 रखो, तो XB किसके बराबर आएगा, 1 माइनस XA। तो भैया 1 में से 0.2 जाएगा तो क्या जाएगा बेटा, जल्दी बताइए क्या आएगा, आप कहोगे सर 0.8, क्या आएगा भैया 0.8 आ जाएगा, बोलो। तो भैया कितने भी घटक हो हमारे पास, उन सभी घटक का मोल प्रभाज निकालो भैया, विलयन में चाहे कितने भी घटक हो, उन सभी घटकों का मोल प्रभाज निकालो, उन मोल प्रभाज को जोड़ दो, तब भी वहां अधिकतम मान कितना आएगा, 1 ही आएगा सर। जैसे यहां पे देखो सर, यहां पे 3 घटक थे, तो यहां पे अगर मैं लिखता हूं XA जमा में XB जमा में XC, तो ये भी किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर ही आएगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये जब तुम न्यूमेरिकल करोगे ना, सवाल करोगे, तो वहां पे काम में आएगी। देख लो देख लो, बोलो बेटा, समझ में आई ये बात, समझ में आई ना ये बात, ठीक है। तो मोल प्रभाज पता चल गया। चलो अब कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगे। जैसे ये रहा, देखो कहता है भैया एक विलयन में 7.8 ग्राम बेंजीन, ये बेंजीन का सूत्र है, तथा 46 ग्राम टोलुइन, ये टोलुइन का सूत्र है, ये CH है, ये CH है, ठीक है। बेंजीन का मोल प्रभाज है, तो भैया तुमने एक विलयन बनाया, उस विलयन के अंदर तुमने 2 चीजें डाली भैया, एक डाली भैया मैंने बेंजीन, ये लिख देता हूं बेंजीन, और एक डाली भैया टोलुइन, ये लिखा टोलुइन, ठीक है। भैया बेंजीन का कितना ग्राम लिया है, आप कहोगे सर 7.8 ग्राम। इसका कितना लिया है सर, इसका लिया है 46 ग्राम। हमें निकालना क्या है सर, हमें निकालना है बेंजीन का मोल प्रभाज। सर बेंजीन का मोल प्रभाज किसके बराबर होगा, आप कहोगे सर बेंजीन के मोल बटे में कुल मोल, टोटल मोल लिख रहा हूं भैया। अब देखो मोल निकालने के लिए उसने भार तो दे दिया है, अब क्या करो, बेंजीन के मोल निकालने के लिए दिया गया भार बटे में मोलर भार, और मोलर भार के लिए देखो उसने तुम्हें क्या पकड़ाया है, सूत्र भी बता दिया है। तो भैया बेंजीन का मोलर भार कितना, 12 6 72 78 आ गया भैया। टोलुइन का निकालो, कितने कार्बन है बेटा यहाँ पे 7, तो कितने हो जाएंगे 12 6 72, 72 और 12 कितने हो भैया 74, ये हो गया ना, नहीं 72 और 12 84 हो जाएगा ना, हाँ जी। तो क्या हो गया 84, 5 और 3 8, कितना हो जाएगा 8 से 12 का 2 आ गया, 1, तो 9.2 कितना, सॉरी 92 ग्राम। तो इसका कितना आ गया बेटा, भैया निकालना आता है ना, तो कितना आएगा 92, बस खत्म कहानी। सर बेंजीन NB लिख देता हूं, बेंजीन को क्या हो जाएगा इसका, जल्दी बोलो, 7.8 बटे में 78, तो कितना आया, तुम कहोगे सर 0.1 मोल। टोलुइन का निकाल रहा हूं बेटा, टोलुइन किसके बराबर होगा, तुम कहोगे सर 46 बटे में 92, तो ये कितने पे जाएगा, ये 2 पे चला जाएगा, हाँ जी सर 2 पे चला जाएगा, तो मतलब 1/2 का मतलब 0.5। बस अब यहां वैल्यू पुट करो भैया, बेंजीन के मोल कितने हैं 0.1 है सर, टोटल मोल कितने होंगे सर 0.6, तो कितने हो जाएंगे 0.6, तो देखो पॉइंट से पॉइंट गया, कितना आया 1/6, ये रहा तुम्हारा पहला जवाब। बड़ा आसान है भैया। अब तुमसे मान लो कोई टोलुइन के मोल पूछ लेता तो कुछ नहीं करना था, जितने बेंजीन के मोल प्रभाज आए ना भैया, अगर टोलुइन का मोल प्रभाज पूछता तो बस करना क्या था भैया, तुम्हें 1 में से 1/6 घटा दो, बाकी जो भी बचेगा वो किसका मोल प्रभाज आएगा सर सॉरी माफ कीजिएगा बेटा,
किसका आएगा बेटा, वो टॉल्यूइन का। तो टॉल्यूइन का अगर निकालूं बेटा यहीं पे मैं, तो टॉल्यूइन का कैसे निकालोगे, एक में से क्या करो बेटा, बेंजीन का मोल प्रभाज घटा दो, तो ये क्या होगा, 1 माइनस में 1/6, तो किसके बराबर आ जाएगा ये, 5/6 के। अब दोनों को जोड़ के देखो भैया, तो दोनों का जो जोड़ आएगा वो एक ही आएगा अधिकतम। तो इसलिए बोला था जितने भी घटक है उन सबके मोल प्रभाज को अगर मैं जोड़ देता हूं तो उसका मान कितना आएगा, 1। और मोल प्रभाज कभी भी ताप पे निर्भर नहीं करता, क्योंकि भैया मोलों की संख्या में कोई बदलाव थोड़ी ना है। अब मैंने ऐसा कहा, तो मैं मान लो एक उदाहरण देता हूं, मैंने ये कहा कि भैया मैंने एक गिलास पानी लिया, नॉर्मल पानी, ठीक है, नॉर्मल पानी लिया भैया, और उसके अंदर 1 चम्मच चीनी डाल दी। 1 चम्मच चीनी डालने का मतलब क्या, मान लो 1 मोल डाला। अब भैया मैं उस गिलास को ठंडा कर देता हूं, फ्रीजर में रख देता हूं। अब जल्दी बताओ, अब फ्रीजर में रखने से तापमान तो कम हो गया भैया पानी का, क्या भैया उसके अंदर चीनी की जो मात्रा थी वो कम ज्यादा हो जाएगी कोई? आप कहोगे सर नहीं होगी, 1 चम्मच ही डाली तो वो 1 चम्मच के बराबर ही रहेगी। ये नहीं है कि तापमान कम किया तो सर बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, नहीं। अगर भैया चीनी की मात्रा में कोई बदलाव ही नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वहां पे मोल प्रभाज में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि मोल प्रभाज किस पे निर्भर करता है, हमारे मोलों की संख्या पे, और मोलों की संख्या में कभी भी तापमान के बदलने पर बदलाव नहीं आता है, तापमान के बदलने पे बदलाव नहीं आता है। तो भैया अब इसी कड़ी के अंदर जैसे यहां पे मोल प्रभाज निकालना है तो ये भी आपका होमवर्क है, आसानी से कर सकते हो। यहां पे भी मोल प्रभाज निकालना है। एथेनॉल का तुम्हें पता होता है सूत्र क्या है, C2H5OH है बेटा, ठीक है, ये भी निकाल सकते हो। तो ये वाला काम तुम खुद करोगे भैया। तो ये क्या था भैया हमारे पास, मोल प्रभाज। क्या था भैया, मोल प्रभाज। अब यहीं पे 2 छोटी छोटी चीजें और आती हैं, ठीक है, बता देता हूं, ठीक है, इतनी काम में नहीं आएंगी। एक को हम बोलते हैं PPM, एक को बोलते हैं हम PPB। इसकी फुल फॉर्म होती है पार्ट पर मिलियन, इसकी होती है पार्ट पर बिलियन, ये चीज होती है भैया। अब भैया देखो, जैसे हमने प्रतिशतताओं के बारे में पढ़ा था ना, और मैंने बताया था प्रतिशतता हमारा है क्या भैया, वास्तविकता में अनुपात है। किसका अनुपात है सर? ऊपर की तरफ सर हम विलय का मान रखते हैं और नीचे विलयन का। जैसे भार बटे बाहर प्रतिशतता की बात की थी, तो ऊपर किसका भार आएगा सर, विलय का, सॉल्यूट का। नीचे किसका भार आएगा सर, विलयन का, सॉल्यूशन का। किसका भैया, सॉल्यूशन का। मैंने कहा बेटा आयतन बटे आयतन प्रतिशतता में क्या होगा सर, ऊपर आयतन आएगा विलय का मतलब सॉल्यूट का, और नीचे आयतन आएगा किसका, सॉल्यूशन का मतलब विलयन का। तो सेम कहानी यहां पे है। तो यहां पे अगर मान लो मुझे क्या निकालनी है, PPM निकालना है, तो क्या होगा बेटा इसका सूत्र, ऊपर आएगा वेट, ऐसे लिख देता हूं भैया, विलय का भार बटे में विलयन का भार। अब बस इसको अगर मैं 10⁶ से गुना कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, पार्ट पर मिलियन, PPM बन जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकता था भैया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, कैसे सर, विलय का आयतन बटे में क्या बेटा, आप कहोगे सर विलयन का आयतन। बस अब करना क्या है सर, PPM में बदलने के लिए इसको 10⁶ से गुना कर दो, बस खत्म। तो आयतन के रूप में भी मतलब जितनी भी प्रतिशतताएं थी ना बेटा, उनको बस 10⁶ से क्या करो, गुना कर दो, तो वो बन जाएगी PPM, ठीक है। अगर मुझे बनाना है इनको क्या बनाना है बेटा, अगर मुझे बनाना है इनको PPB, क्या बनाना है भैया, PPB बनाना है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। बस एक बदलाव करना है सर, जब PPB करना हो तो 10⁹ से गुना करना पड़ता है हमें, तो वो PPB बन जाता है। तब वो क्या बन जाता है, PPB, पार्ट पर बिलियन। मिलियन का मतलब क्या होता है भैया, 10⁶, और बिलियन का मतलब क्या होता है, 10⁹ बस खत्म। इतना याद रखो, ये ज्यादा इस्तेमाल तुम्हारे नहीं होगा। तुम्हें यहां पे बस अच्छे से क्या आनी चाहिए, मोलरता और मोललता, ये 2 चीजें आनी चाहिए। तुम्हारा पूरा विलयन और ये मोल प्रभाज का पता होना चाहिए, बस
इसके बाद तो सारी चीजें आसान है भैया, फिर कछऊ भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी चैप्टर के अंदर, तुम्हें किसी भी प्रकार का दुख दर्द पीड़ा बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, चलो सर बढ़िया है, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया और बात करते हैं किसकी भैया, विलेयता की। किसकी कर रहे हैं भैया, विलेयता की। अब विलेयता को बेटा अंग्रेजी में क्या बुलाया जाता है, सॉल्युबिलिटी। क्या बुलाया जाता है भैया, सॉल्युबिलिटी। भैया तुम्हें जेई की कसम है, जेई की कसम है, एक बार आंख बंद करके मन ही मन में विलेयता की तुम्हें क्या परिभाषा पता है ये देखो। ये जिसने पढ़ ली, वरना अपनी मन के अंदर झांक के देखो। भैया अगर तुमसे कोई कहे कि विलेयता को परिभाषित करो तो तुम कैसे करोगे भैया, वीडियो पॉज करो और एक बार सोचो, एक बार सोचो भैया, और फिर यहां पे आओ, फिर देखना तुम क्या गड़बड़ कर रहे थे। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, परिभाषाओं से भी तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं आजकल जेई में, तो इन परिभाषाओं को हल्के में मत लेना। और वैसे भैया अभी तो 12th देना है ना, तो ये परिभाषाएं तुम्हारे लिए वैसी जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर देना, लिखना है सर, तो वहां ये पूछी जा सकती हैं। और जेई में भी आजकल सर परिभाषाओं से रिलेटेड क्या आते हैं, सवाल आते हैं। तो क्या होता है विलेयता, भैया विलेयता के लिए देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि विलय की अधिकतम मात्रा, विलय की वो अधिकतम मात्रा जो नियत ताप पर दिए गए विलायक में घुलती है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, विलेयता कहते हैं। क्या बोला भैया, ये ऐसा बोल रहे हैं भैया, हमारे पास क्या है बेटा, विलय की, यहां पे लिख रहा हूं, इसको ऐसे याद कर लो, विलय की वो अधिकतम मात्रा, वो अधिकतम मात्रा जो क्या बेटा, जो दिए गए विलायक में क्या करी जा सकती है बेटा, घोली जा सकती है, घोली जा सकती है। लेकिन यहां पे कंडीशन है, किस पर बेटा, एक नियत ताप पर, एक नियत ताप पर विलायक की दी गई मात्रा में तुम कितना अधिकतम विलय मिला सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, विलेयता या सॉल्युबिलिटी कहते हैं। कैसे भैया, उदाहरण से समझना, कैसे भैया, उदाहरण से समझना। फिर इसके ऊपर आता हूं भैया, देखो यहां पे 3 चीजें हैं। पहला भी गया नियत ताप, फिर दूसरी चीज है भैया विलायक की एक मात्रा दी गई होगी तुम्हें, 100 ग्राम विलायक है या 1 लीटर है, 50 लीटर है, 50 ग्राम है, मतलब कोई मात्रा देगा विलायक की। ठीक है, और उसके बाद उस दी गई मात्रा के अंदर नियत ताप पर तुम कितना अधिकतम क्या मिला सकते हो बेटा, विलय मिला सकते हो, वो कहलाती है विलेयता। जैसे मान लो भैया, अब कोई कहेगा सर ये समझ में नहीं आ रहा, ये क्यों वो कह रहा है कि भैया दी गई मात्रा में ये सब वो सब। भैया मान लो ये एक हमारे पास गिलास है, ठीक है, 3 गिलास कर लेते हैं भैया, 3 दोस्त हैं भैया, कहते हैं जब मिल बैठेंगे 3 दोस्त 3 गिलास लेकर शिकंजी पीने गर्मी में तो मजा आ जाएगा, शिकंजी पीने गर्मी में तो मजा आ जाएगा। भैया शिकंजी कैसे पी, मान लिया इसके अंदर भैया मैंने पानी लिया, इसके अंदर भी हमने जल लिया, इसके अंदर भी मैंने जल लिया। अब मात्रा तीनों में अलग अलग है। कैसे सर, मान लिया यहां पे मैंने 100 ग्राम जल लिया है, यहां पे मैंने मान लिया 30 ग्राम जल लिया है, यहां पे मैंने मान लिया भैया 50 ग्राम जल लिया है। ठीक है, और तीनों जगह मैंने तापमान क्या रखा है, समान रखा है भैया, T1 T1 T1। इस जल का भी तापमान T1 है, इस जल का भी तापमान T1 है, इस जल का भी तापमान T1 है। लेकिन जल्दी बताओ भैया, जल ही तो है, जल ही तो है भैया। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं भैया तापमान भी बराबर है, तो जल्दी बताओ भैया, इसके अंदर मैं चीनी को घोलता हूं, इसमें चीनी डालता हूं, इसमें चीनी डालता हूं, क्या मिलाने लगा भैया इसमें, सर चीनी। क्या मिलाने लगा सर, चीनी मिला रहे हैं सर, चीनी, क्योंकि शिकंजी बनानी है सर, मीठा मिलाना पड़ेगा। तो जल्दी बताओ किसमें चीनी की मात्रा तुम अधिक से अधिक घोल सकते हो। तो तुम क्या कहोगे, सर जहां पानी की मात्रा अधिक है। अब तापमान में कोई बदलाव नहीं करना, देखो ताप मैंने नियत कर दिया, ताप मैंने नियत कर दिया, और उसके बाद विलायक की मात्रा भी मैंने तुम्हें दे दी कि कितना विलायक है। अब उस विलायक के अंदर तुम नियत ताप पर अधिकतम मात्रा कितनी विलय की मिला सकते हो, वही तो विलेयता कहलाएगी, बोलो है ना। तो तुम्हारा जवाब क्या होगा, सर यहां पे चीनी की विलेयता अधिक होगी। क्यों सर, क्योंकि यहां पे मात्रा अधिक है सर,
यहां पे बेटा क्या होगी बेटा, चीनी की विलयता कम होगी। चीनी की विलयता कम क्यों होगी सर? विलयता कम होने का मतलब क्या है कि सर इन परिस्थितियों के अंदर मैं यहां चीनी की ज्यादा मात्रा को नहीं मिला पाऊंगा, तो यहां चीनी की क्या होगी, विलयता कम हो गई है। ठीक है, लेकिन याद रखो भैया, याद रखो विलयता हर जगह परिभाषित की जा सकती है, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा। कम ज्यादा जब भी तुम प्रयोग करते हो बेटा वो तुलनात्मक होता है कि सर यहां विलयता अधिक है तो इसका मतलब यहां विलयता कम है। अब जरूरी नहीं है यहां इसकी विलयता कम है तो क्या पता दूसरे की तुलना में इसकी विलयता ज्यादा हो जाए। तो कम ज्यादा, अच्छा बुरा, ठीक है, ये जब भी चीजें बोली जाती है ना बेटा तुलनात्मक चीजों के लिए बोली जाती हैं। तुलना जब की जाती है ना तब बोली जाती है। अब ये नहीं है कि सर यहां विलयता कम है तो यहां पे विलयता की परिभाषा बदल गई, नहीं। विलयता की परिभाषा भी यहां पे वही है कि एक नियत ताप पर दिए गए विलायक की मात्रा में तुम अधिकतम कितना विलय मिला सकते हो वो उसकी विलयता है। बस अब है क्या भैया, सर यहां पे कम विलय मिलेगा यहां ज्यादा, वो तो तुलना चल रही है ना भैया, परिभाषा तो वही रहेगी, बोलो हाय ना, परिभाषा तो वही रहेगी। ठीक है, अब तुम कहोगे सर ये नियत ताप का क्या पंगा ले रहे हो आप, तापमान को नियत रखने की आवश्यकता क्या है? मत रखो। देखो भैया तापमान नियत क्यों किया, तापमान नियत इसलिए किया भैया, दो दोस्त दोनों बैठ गए भैया आज चर्चा करने, दोनों ने एक एक गिलास लिया और उसके अंदर जल मिलाया। उसके अंदर भैया क्या मिला दियो, जल मिला दियो सर, ये लो सर ये है इसका जल। जल पे चर्चा कर रहे हैं भैया, जल पे चर्चा चल रही है भैया। सर जल मिला दिया, ठीक है, जल मिलाया सर, जल के बाद क्या हुआ सर, अब इस जल के अंदर भैया उन्हें चीनी मिलानी है। क्या मिलानी है? चीनी। भैया मैंने मान लिया सर यहां पे भी मैं 50 ग्राम जल लेता हूं, यहां पे भी मैं 50 ग्राम जल लेता हूं, लेकिन सर ये वाला जो पानी है ये गर्म पानी है, ये पानी कैसा है सर, ठंडा पानी है। तो इसका मतलब सर यहां पे तापमान T1 मान लेता हूं, यहां पे तापमान T2 मान लेता हूं, और इन दोनों में संबंध क्या होगा सर, T1 का मान अधिक होगा क्योंकि गर्म है ना भैया। अब भैया दोनों जगह विलायक की मात्रा समान है, समान है भैया, बोलो है ना, 50 ग्राम यहां, जितना जल यहां उतना ही जल यहां। अब बताओ, अब अगर मैं इनमें चीनी मिलाने जाऊंगा तो चीनी अधिकतम मात्रा में कहां मिलेगी? तुम कहोगे सर गर्म पानी में, गर्म पानी में ज्यादा मिलेगी ना भैया, ये तो पता है ना, विलयता जो होती है वो गर्म पानी में ज्यादा हो जाएगी चीनी की, तो यहां पे विलयता ज्यादा आएगी, यहां पे कम आएगी। कहोगे सर ये कैसे हो गया? भैया है तो पानी ही, लेकिन फिर भी क्या बेटा है, जो भैया पहला मित्र था A, दूसरा मित्र था B, तो A ग्लास के अंदर विलयता क्या है भैया? आप कहोगे सर यहां पे विलयता है मैक्सिमम, अधिकतम, और यहां पे विलयता क्या होगी भैया? मिनिमम। क्या होगी भैया? कम होगी भैया। ये तुलनात्मक बोल रहा हूं, किसको मिला रहे थे सर? चीनी को। अब ऐसा हुआ किस वजह से सर? सर वो जल की वजह से नहीं, वो तापमान की वजह से हुआ। तापमान ने ये फर्क डाल दिया, था तो जल ही और था चीनी ही, दोनों जगह चीनी को जल में ही मिलाया जा रहा है, लेकिन एक बार ठंडे जल में एक बार गर्म जल में, तो इसलिए विलयता का फर्क आ गया। इसीलिए जब भी हमें विलयता का तुलना करना होता है कि किसके अंदर विलयता ज्यादा है किसमें कम है, तो वहां पे मुझे दो चीजों को ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले उन दोनों विलायक का तापमान बराबर करो, तब पता चलेगा भैया ये नहीं एक को ठंडा एक को गर्म, तो वहां पे तुमने फर्क डाल दिया भैया। तो तापमान बराबर करो और मात्रा भी विलायक की तुम्हें बतानी पड़ेगी भैया, कितनी ले रहे हो, और फिर उसके अंदर तुम देखोगे अधिकतम मात्रा में विलय कहां मिलता है। उम्मीद है तुम्हें ये चीज अब समझ में आई होगी भैया। तो विलयता क्या है भैया, दोबारा से चलते हैं। विलयता क्या है बेटा हमारे पास? विलय की अधिकतम मात्रा जो नियत ताप पर दिए गए विलायक में घुलती है या घोली जाती है, इसे विलयता कहते हैं। अब भैया अब विलयता तुम्हें समझ में आ गया। अब विलयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं सर, ये देख लेते हैं। तो भैया विलयता को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं सर, विलय और विलायक की प्रकृति, तापक्रम और दाब। तापक्रम और दाब। अब सुनना भैया, अब जरा से तुम्हें एक चीजें बताता हूं भैया। देखो जब भी तुम विलयता करते हो, विलयता को परिभाषित करते हो, तुम कर क्या रहे हो? विलायक में विलय मिला रहे हो, तो मतलब विलयन का निर्माण कर रहे हो।
किसका कर रहे हो भैया, विलयन का निर्माण। तो भैया यहां पे मैं ऐसा कर देता हूं, देखो हम कर क्या रहे हैं भैया, विलय और विलायक को मिला रहे हैं। दिए गए तापमान पर दी गई विलायक की मात्रा में कितना अधिकतम विलय मिला सकते हो, वही क्या कहलाती है, विलयता। और फिर क्या बनता है मेरे पास भैया, वहां पे विलयन का निर्माण होता है। क्या होता है भैया, विलयन का निर्माण होता है। अब भैया यहां पे हम क्या कर रहे हैं, विलयन को बनाने का तरीका देख रहे हैं। तरीका कैसे भैया, कि हम विलय और विलायक को क्या क्या ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं भैया, अगर मान लो मेरे पास क्या हो, ठोस, विलय क्या हो भैया, ठोस, और विलायक क्या हो भैया, द्रव। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, ठोस की द्रव में विलयता। सबसे पहले क्या देख रहे हैं, ठोस में द्रव की विलयता। ठीक है, दूसरा फिर हम पढ़ेंगे भैया क्या, गैस की द्रव में विलयता। तो ये दो प्रकार के हमें विलयता पढ़नी है। ठीक है, और यहीं पे मैं तुम्हें समझाऊंगा भैया, क्या समझाओगे सर, कि भैया विलयता को प्रभावित करने वाले कारक किस किस प्रकार से यहां पे विलयता को क्या करेंगे बेटा, अफेक्ट करेंगे, मतलब प्रभावित करेंगे। ठीक है, चलो चलो, तो सबसे पहले शुरुआत से हम पढ़ते हैं भैया, और पढ़ते हैं किसके बारे में, ठोस में द्रव की विलयता। मतलब चीनी को पानी में मिला रहा हूं भैया, नमक को पानी में मिला रहा हूं, तो चीनी और नमक क्या है भैया, ठोस है, और जो पानी है वो क्या भैया, द्रव। तो क्या देख रहे हैं बेटा, हम विलयता, ठोस की द्रव में विलयता देख रहे हैं, ठोस की द्रव में विलयता देख रहे हैं। तो देखो यहां पे ये चीजें मैंने लिखी हुई हैं, ये चीजें मैंने लिखी हुई हैं, इसको बाद में पढ़ लेंगे, पहले मैं अपने तरीके से तुम्हें समझा देता हूं। ठीक है, इसको बाद में पढ़ के बता दूंगा भैया, ये तो इसलिए लिख दी ताकि तुम नोट्स अच्छे से बना सको, नोट्स अच्छे से बना सको। ठीक है, तो देखो भैया मैंने क्या कहा, हम पढ़ रहे हैं सर, हम पढ़ रहे हैं क्या, हम पढ़ रहे हैं सर ठोस, हम पढ़ रहे हैं सर ठोस में क्या बेटा, द्रव की, ठोस में, ओह गलत लिखा, हमने क्या लिखा बेटा, द्रव में ठोस की विलयता। देखो होता क्या है भैया, होता क्या है, होता यह है, हमने मान लो एक ठोस लिया और उसको किस में मिलाया भैया, द्रव में मिलाया सर, तो हमारे पास क्या बनेगा सर, एक विलयन बनेगा सर। विलयन बनेगा तो एक प्रकार से अभिक्रिया हो रही है ना भैया, एक प्रकार से अभिक्रिया हो रही है, तो सर यहां पे हम एंथैल्पी का मान देखेंगे। ठीक है, आप पढ़ के आए हो ना भैया 11th में, उष्मा गतिकी वाले चैप्टर में, थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी को वहां पढ़ा होगा तुमने, डेल्टा एच का यहाँ पे क्या भैया मेरे पास एंथैल्पी है, क्या भैया ये एंथैल्पी है, चेंज इन एंथैल्पी है भैया। तो एंथैल्पी का मान क्या होता है भैया, या तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। क्या होता है बेटा, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। जानते हो ना भैया, उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एच का मान क्या होता है, नेगेटिव। उष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए भैया डेल्टा एच का मान क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं यहां पे यही लिख रहा हूं कि यहां पे जो डेल्टा एच है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब वो निर्भर करेगा, अब वो निर्भर करेगा कि भैया यहां पे जो मैं ठोस द्रव में मिला रहा हूं ना भैया, वो ठोस में द्रव के मिलने की प्रक्रिया उष्माक्षेपी है या उष्माशोषी है। ठीक है, ठीक है, अब सुनना, अब बड़े गौर से सुनना भैया ये चीजें। ठीक है, बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं। तो ताप का प्रभाव बता रहा हूं भैया यहां पे। ठीक है, किसका प्रभाव बता रहा हूं भैया, ताप का प्रभाव हम देख रहे हैं भैया। क्या ताप का प्रभाव देख रहे हैं, तो पहला कारक कर रहे हैं भैया ताप, ताप का प्रभाव। तो मैंने मान लिया पहला केस, क्या लिया सर, मान लो सर मैंने एक ठोस लिया ए सॉलिड, उसको किस में मिला दिया, बी लिक्विड में, क्या बन गया सर, विलयन बन गया। क्या बन गया सर, विलयन बन गया। और मैंने मान लिया यहां पे जो डेल्टा एच का मान है वो क्या आया, नेगेटिव आया। मतलब ए ठोस को जब मैंने बी विलयन में मिलाया, और सॉरी बी विलायक में मिलाया, तो विलयन बना, और वहां पे डेल्टा एच का मान क्या है, नेगेटिव। सर ये डेल्टा एच का मान नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि भैया ये जो यहां पे चल रहा है ना,
ठोस को जब मैंने द्रव में मिलाया तो वहां पे जो वो क्या हुई है, प्रक्रिया हुई है, वो कैसी हुई है बेटा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या सर, उष्माक्षेपी। क्या हुई है बेटा, उष्माक्षेपी हुई है। उष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है सर, वो अभिक्रियाएं, वो प्रक्रम या वो प्रक्रियाएं जिनके अंदर ऊर्जा बाहर निकलती है उसको बोलते हैं उष्माक्षेपी। और उष्माक्षेपी अभिक्रिया को हमेशा कम तापमान पे करवाया जाता है, वही उसको क्या करता है बेटा, फेवर करता है। कम तापमान पे उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं या प्रक्रिया ज्यादा से ज्यादा होती हैं, ठीक है। और उष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए क्या होता है भैया, उष्माशोषी का मतलब क्या है, जहां पे ऊर्जा अवशोषित हो, मतलब ऊर्जा देनी पड़े जहां पे, उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रक्रियाएं या एंडोथर्मिक अभिक्रियाएं, ठीक है। और बेटा उष्माशोषी अभिक्रियाएं या प्रक्रियाओं को कौन सा तापमान फेवर करेगा, ज्यादा, मतलब तापमान बढ़ा दो, उष्माशोषी अभिक्रियाएं भी क्या होंगी, ज्यादा से ज्यादा होंगी भैया वहां पे। तो जल्दी बताओ भैया इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये हुआ सर, अगर मैंने ऐसा लिखा ना, ए सॉलिड है, बी लिक्विड के अंदर मिला रहा हूं और विलयन बन रहा है, और वो अभिक्रिया कैसी हो रही है बेटा, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया अगर मैं यहां पे तापमान कम करूंगा तो इस ठोस की विलयता इस लिक्विड के अंदर बढ़ेगी। तो भैया यहां पे तापमान कम करने पे विलयता क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। क्यों सर, क्योंकि उष्माक्षेपी अभिक्रिया है सर ये। और उष्माक्षेपी अभिक्रिया कब ज्यादा से ज्यादा होती है, मतलब कब वो ज्यादा से ज्यादा आगे की तरफ जाएगी सर, जब वहां पे तापमान कम करूंगा। तो इसलिए क्या बोला, यहां पे मैं विलयता ही की तो बात कर रहा हूं, तो मैंने क्या बोला भैया, विलयता किसकी अधिक होगी सर, ठोस की होगी। किसमें होगी सर, द्रव में होगी। कब होगी सर, जब तापमान कम करूंगा। अगर मैंने भैया इस ऊपर वाले प्रक्रम के लिए तापमान बढ़ा दिया तो यहां पे विलयता क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, यहां पे विलयता हो जाएगी कम। तो उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में इस तरीके से चलता है, तापमान इस तरीके से प्रभावित करता है। अब दूसरी कंडीशन भी तो है सर, हाँ जी दूसरी कंडीशन भी है। दूसरी कंडीशन क्या है सर, ए सॉलिड लो, ए सॉलिड लो, बी लिक्विड लो। अब हो सकता है जब यहां पे ये विलयन बनेगा तो भैया विलयता की बात होगी, और डेल्टा एच का मान यहां आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब भैया ये अभिक्रिया कैसी हो गई, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब सर उष्माशोषी। क्या होगी, उष्माशोषी। उष्माशोषी का मतलब सर अगर मैं यहां तापमान बढ़ाऊंगा, क्या होगा बेटा, तापमान अगर बढ़ाऊंगा तो सर अब की बार विलयता बढ़ेगी, विलयता बढ़ेगी। लेकिन अगर उल्टा कर दिया सर यहां पे तो तब क्या होगा, विलयता घटेगी। क्या होगी, विलयता घटेगी। अब तुमसे अगर ये कथन पूछ लिया जाए कि भैया, अगर तुम्हें वो ये कह देना कि भैया जब हम एक ठोस को द्रव में मिलाते हैं तो ठोस की विलयता तापमान बढ़ाने पर हमेशा बढ़ेगी, तो ये कथन एकदम गलत है। दोबारा से सुनना क्या बोल रहा हूं, अगर एक ठोस को द्रव में मिलाया जाता है तो ठोस की विलयता तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है, तो ये कथन सही है या गलत है। तो तुम कहोगे सर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सर हो सकता है जो ठोस मिला रहा हूं वहां पे तापमान घटाने पर उसकी क्या हो, विलयता बढ़ी हो। भैया जरूरी थोड़ी ना हर एक ठोस की द्रव में विलयता तापमान बढ़ाने से बढ़ेगी। कुछ ठोस ऐसे भी हैं भैया कि तापमान बढ़ाने पर उनकी क्या होती है बेटा, विलयता कम हो जाती है द्रव के अंदर। बोलो हाँ के ना बोलो भैया, क्या ये बात समझ में आई बेटा आप लोगों को, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है क्या मेरे बच्चे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है ना, तो देखो यहां पे मैं तुम्हें एक ग्राफ दिखाता हूं, ठीक है। देखना ग्राफ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है तुमसे वो। अगर तुम्हें ये बात समझ में आई है ना बेटा, तो तुम मतलब वो ग्राफ समझ जाओगे। फिर कहाँ गया भैया ग्राफ, मेरा ग्राफ कहाँ गया भैया, अरे ना अभी देख लेते हैं। ग्राफ 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 कहाँ है ग्राफ, एक मिनट बेटा, एक मिनट बस, मुझे ग्राफ निकालने दो ताकि मैं तुम्हें ग्राफ, हाँ ये रहा, ये रहा। देखो अब सवाल ऐसे आएगा, सवाल ऐसे देगा भैया वो तुम्हें, मान लिया, ठीक है। यहां पे हम बना लेते हैं, ठीक है।
अब देखो भैया, मान लो मैंने 2-3 चीजें बनाई। एक, ठीक है, अलग अलग रंग से बना देता हूं ताकि चीजें तुम्हें पता चल जाए। एक ये हो जाएगा, हरे से मैंने बना ली है, गुलाबी से बना लेते हैं, एक मान लो ये बना देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग ठोस लिख रहा हूं भैया, अलग अलग ठोस मैं यहाँ पे लिख देता हूं। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने KNO3, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मान लो मैंने क्या, NaCl। यहाँ पे लिख दिया क्या भैया मैंने, यहाँ पे लिख दिया मैंने मान लो सीरियम, NO3 था ना, CO2 NO3 थ्राइस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा क्या, Na2SO4.10H2O। और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ बेटा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं विलेयता, इस तरफ ले रहा हूँ बेटा विलेयता, ऊपर की तरफ विलेयता बढ़ रही है, और नीचे क्या ले रहा हूँ भैया मैं, तापमान, तापमान इधर बढ़ रहा है। तो भैया ये जो आरेख मैंने बनाया, ये किस किस के बीच में बना बेटा, विलेयता और तापमान के, विलेयता और तापमान के। अब सवाल क्या पूछेगा, कहेगा भैया इस ग्राफ को देखते हुए बताइए किस किस ठोस की विलेयता तापमान बढ़ाने पे बढ़ रही है। तो तुम कहोगे भैया, तुम कहोगे देखो पहला चीज क्या पूछे भैया, किस ठोस की विलेयता, विलेयता क्या भैया, ताप बढ़ाने पर, ताप इंक्रीज करने पर क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। तो तुम कहोगे सर यहां पे हमारे पास 2 ठोस हैं स्टार्टिंग में, कौन कौन से सर, देखो भैया तापमान इधर बढ़ रहा है तो तापमान बढ़ता जा रहा है, तो NaCl की विलेयता बढ़ती जा रही है, KNO3 की भी विलेयता बढ़ती जा रही है। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा सर, आप कहोगे सर KNO3 और NaCl। तो इसका मतलब सर जो इनकी विलेयता है सर वो किस प्रकार की है, उष्माशोषी प्रकार की है। मतलब इनकी जो द्रव में, इन ठोस की जो द्रव में विलेयता होगी उसके लिए डेल्टा H का मान क्या आएगा सर, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आ रहा है तभी तो क्या हो रहा है बेटा, तापमान बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। क्यों सर, देखो सर इधर तापमान बढ़ता जा रहा है तो तापमान बढ़ने पे विलेयता क्या हो रही है सर, बढ़ रही है। कैसे सर, देख लो, मान लेते हैं सर, हम मान लेते हैं सर कि इस तापमान पर मान लो ये जो ग्रीन लाइन थी किसके बेटा, KNO3 की, तो T1 पर इसकी विलेयता थी S1, तापमान बढ़ा दिया, इस तरह तापमान बढ़ रहा है तो सर T2 पे, ये देखो ये मान लो T2 पे आया तो T2 पे इसकी कितनी होगी सर, S2 होगी। तो जल्दी बोलो भैया, तापमान बढ़ा तो भैया क्या हो रही है, हमारे पास विलेयता, S का मतलब सॉल्युबिलिटी से दिखा रहा हूं यहां पे। तो भैया इन दोनों के लिए, अब अगर मैंने तुमसे कहा कि भैया जल्दी से बताओ, अगर मैं बात करता हूं किसकी, सीरियम नाइट्रेट की, यह सीरियम नाइट्रेट, अच्छा इसको ऐसे लिखो Ce2, C2 नहीं, ऐसे नहीं, ये गलत लिख दिया, ये फॉर्मूला गलत लिख दिया, NO3 होता ना, तो ये कितना हो जाएगा CeNO3 का होल थ्राइस, ऐसे लिखो सीरियम NO3 का होल थ्राइस। तो भैया जल्दी बताओ सीरियम नाइट्रेट की क्या हो रही है बेटा, तापमान बढ़ाने पे विलेयता कम हो रही है ना भैया, तो इसके लिए क्या बोलोगे कि सर इस ठोस की अगर द्रव में विलेयता पे तुमसे टिप्पणी पूछी जाए, टिप्पणी करो, तो तुम क्या कहोगे सर, इसके लिए तो डेल्टा H क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। क्यों आएगा, क्योंकि दिख रहा है सर, दिख रहा है, क्योंकि अगर तापमान बढ़ा रहा हूं तो विलेयता क्या हो रही है, कम। बोले सर और आपने अभी अभी हमें बताया है कि तापमान बढ़ाने पर अगर विलेयता कम हो जाए तो समझ जाओ भैया वहां पे जो प्रक्रिया चल रही है वो कैसी चल रही है, उष्माक्षेपी। और उष्माक्षेपी को अधिक तापमान नहीं फेवर करता है, कौन करता है भैया उसको, कम तापमान। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है सर, तापमान बढ़ाने पर क्या हो रही है बेटा, घट रही है। ठीक है सर, अब यहाँ पे भैया तुम इसको देखो जरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, Na2SO4.10H2O। इसका तुम अगर आरेख देखोगे तो इसके आरेख में तुम्हें बड़ा सही सी चीज दिखाई दी, क्या कि सर पहले तापमान बढ़ाया तो क्या होता रहा, ये बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, और यहां पे आके देखो भैया इसकी जो क्या है बेटा, अगर इसकी मैं क्या करता हूं, विलेयता की बात करता हूं तो विलेयता यहां पे अधिकतम हो गई Na2SO4 के लिए। लेकिन इसके बाद देखो इस तापमान पर इसकी विलेयता क्या है, अधिकतम है। लेकिन इसके बाद, इस लाइन के बाद तापमान बढ़ाता हूं तो इसकी विलेयता कम होती जाती है।
इसकी विलेयता कम होती जाती है। तो Na2SO4 के लिए क्या बोलते हैं, Na2SO4.10H2O, इसका नाम होता है ग्लोबर लवण, ग्लोबर सॉल्ट बोलते हैं भैया इसको, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस कर रहा हूं। ये इसको बोलते हैं ग्लोबर सॉल्ट या ग्लोबर लवण। भैया इसके लिए आप लोग कहोगे कि शुरुआत में ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है, विलेयता बढ़ती है। ताप बढ़ेगा विलेयता बढ़ेगी, लेकिन एक बार वो विलेयता अधिकतम हो गई, यहां पे ये विलेयता अधिकतम हो चुकी है, तो जिस तापमान पर इसकी विलेयता अधिकतम हुई और उसके बाद मैंने अगर तापमान बढ़ाया, ठीक है, फिर क्या होगा बेटा, फिर क्या होता है बेटा, हमारे पास एक निश्चित ताप के बाद ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है बेटा, इसकी विलेयता फिर कम होने लगती है। अब भैया इसका रीजन क्या दिया साइंटिस्टों ने, इसका रीजन ये बताया कि भैया पहले तो क्या होता है, इसके अंदर जल होता है, तो भैया पहले तापमान बढ़ाने पे ये बढ़ रहा है, ठीक है। यहां पे पहुंचते ही भैया ये किस में बदल गया, मेरे पास Na2SO4 में बदल गया। मतलब जो ये 10 जल के क्या थे, यहाँ पे अणु थे ना, ये बाहर निकल गए सारे, क्योंकि तापमान बढ़ा रहा हूं ना भैया, वाष्पीकृत होकर बाहर निकल जाएंगे। तो भैया इस तापमान पर ये किस में बदल चुका है, Na2SO4। और इस तापमान से पहले ये किस अवस्था में है बेटा, Na2SO4, और इसके साथ जल के लवण जुड़े हुए हैं, और सॉरी जल के अणु जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही जल के अणु यहां से गए और उसके बाद मैंने यहां पे तापमान बढ़ाया, तो इसकी विलेयता कम होने लगती है, और जिस तापमान पर, इसको बोल देता हूं T', और जिस तापमान पर इसकी क्या होता है बेटा, विलेयता एकदम से पलट जाती है। देखो इस T' से पहले की कहानी क्या चल रही है सर, T' से पहले की कि तापमान बढ़ाते जाओ, क्या होगा, विलेयता बढ़ेगी। लेकिन इस T' के बाद अगर तापमान बढ़ाए तो क्या होगी, विलेयता कम। तो इस T' के ऊपर क्या हुआ बेटा, पहुंचते ही इसने एकदम पलटी मार दी भैया, अपनी विलेयता का गुण एकदम बदल दिया। पहले देखने में क्या लग रहा था, तापमान बढ़ा रहे तो विलेयता बढ़ रही थी, लेकिन एक तापमान ऐसा आया, उसके बाद जैसे ही मैंने तापमान बढ़ाना चालू किया ना, तो इसकी विलेयता एकदम कम होने लगी। तो ये जो वो तापमान है, ये जो T' तापमान है ना भैया, ये जो T' तापमान है, यहां लिख रहा हूं, ये जो ऊपर ही लिख देता हूं इसके साथ, ये जो T' तापमान है ना बेटा, इस T' ताप को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन ताप बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। अब तुमसे कोई पूछ ले कि भैया ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, तो तुम क्या कहोगे, ये वो तापमान होता है जिस ताप के बाद अगर मैं तापमान को इंक्रीज करता हूं, बढ़ाता हूं, तो जो विलेयता होती है ठोस की, वो क्या होने लगती है, घटने लगती है। क्या होने लगती है, घटने लगती है। समझ पा रहे हो भैया बात को, बोलो हाँ के ना, ठीक है। तो ये ग्लोबल सॉल्ट के लिए याद रखना, ये ग्लोबल सॉल्ट का एक अनोखा सा केस है हमारे पास। वरना तो क्या होता है भैया, आमतौर पे तापमान बढ़ाओ तो या तो बढ़ती दिखेगी, या फिर क्या दिखेगी भैया, तापमान बढ़ाने पे घटती दिखेगी। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों ही केस आ गए, बढ़ भी रही है फिर बाद में घटने भी लगी है, और जिस तापमान पे ये पलटी लगी है भैया, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन ताप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन तापमान या ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या ये बात समझ में आई भैया? तो ये बात पल्ले गांठ बांध दो बेटा, ये बात पल्ले गांठ बांध लीजिए कि जब भी ठोस की द्रव में विलयता तुमसे पूछेगा, वो ताप पे निर्भर करती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि हर एक ठोस की द्रव में विलयता जो होती है तापमान बढ़ाने पर बढ़ेगी, वो घट भी सकती है भैया। वो तो निर्भर करेगा ना भैया कि हम ठोस कैसा ले रहे हैं, और उसकी द्रव में जो विलयता वो उष्माक्षेपी है या उष्माशोषी है। क्लियर है बात? ये तुम देख के नहीं बता सकते, तुम्हें पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में ना अब यही चीजें चलेंगी फालतू की कि सर हमें कैसे पता चलेगा उष्माक्षेपी है या उष्माशोषी है। भैया तुमसे ये चीजें नहीं पूछेगा, जेई तुमसे ये सवाल नहीं पूछता है, ये तुम्हारे बचकाने सवाल हैं जो तुम्हारे दिमाग में आते हैं। पूरा एक जेई का पेपर उठाना भैया, और वहां पे एक भी सवाल दिखा देना कि सर ऐसा सवाल देखो पूछा उसने हमसे कि भैया बताओ किसकी उष्माक्षेपी है विलयता, किसकी उष्माशोषी है। भैया अब तुम्हें कोई कहे चीनी और नमक, इनका तो तुम्हें पता है ना भैया, ये तो उष्माशोषी होते हैं सर, गर्म पानी में अधिक मिलता है, ठंडे पानी में चीनी और नमक कम मिलेंगे, तो इनका तो कुछ का तो पता ही होता है ना भैया। लेकिन ऐसा सवाल आता नहीं है,
तुमसे यहां ताप का प्रभाव जरूर पूछ सकता है कि ठोस की द्रव्य विलेयता के ऊपर ताप का क्या प्रभाव होगा, ये बात पता चली। ठीक है सर, अगला अगला कारक क्या था सर? अगला कारक और मैं तुम्हें दिखाई देता हूं। अगला कारक था भैया हमारे पास क्या भैया? दाब। ठीक है, अब इसको डिस्कस करूंगा। अब दाब की बात कर लेता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़े से। ठीक है, अब अगला कारक है भैया मेरे पास क्या? अगला कारक है भैया मेरे पास क्या? ताप। ठीक है, दाब 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 दाब, सॉरी क्या है भैया? दाब है। क्या है भैया? दाब है। अब याद रखो भैया, जब भी तुमसे दाब का प्रभाव पूछे, किसके अंदर भैया? ठोस की द्रव्य विलेयता, ठोस की द्रव्य विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये याद रखो भैया, केमिस्ट्री में तुम ये मानते हो, केमिस्ट्री में तुम ये मान के चलते हो। फिजिक्स मत घुसाना यहाँ पे, सब फिजिक्स में ये पढ़ाया जाता है। फिजिक्स नहीं भैया, अभी केमिस्ट्री पढ़े तो केमिस्ट्री के अनुसार ये याद रखो चीजें भैया। केमिस्ट्री ये कहती है दाब का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ गैस पे लगता है। ये ठोस है मेरे लिए, इस ठोस पे मैं कितना भी दबाव लगाता रहूं भैया, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। बस क्या हो सकता है सर? एक ऐसा दाब आएगा जिसपे ये टूट जाएगा बस। वरना तुम ये कहो कि दाब लगा के इस ठोस को भैया मैं पिघला दूं, नहीं होगा। आमतौर पे ठोस के ऊपर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तो ये होता है कि भाई एक टाइम के बाद इतना दबाव पड़ जाता है, टूट ही जाता है। ये अपने अणुओं को कुछ नहीं करेगा, ये जहां है वैसे ही बैठ रहे। ये है पेन है तो पेन की तरह रहेगा, वरना ये टूट जाएगा भैया अंत में। ये कहते हैं कि भैया मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा, कितना भी दबाव लगाओ मैं झुकेगा नहीं, टूट जरूर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं भैया। या तो मैं ऐसे ही रहूंगा वरना भैया खत्म। ठीक है, एक टेबल है उस पर तुम कितना दबाव लगाते रहो भैया कोई फर्क नहीं है। जल है, पानी लो भैया एक गिलास में और हाथ से कितना भी दबाव लगा, क्या उसके अंदर तुम कुछ बदलाव कर दोगे जल के? कि हाँ सर, जल को मैंने जैसे ही दबाना स्टार्ट किया तो वो क्या होने लग गया सर हमारा? सॉलिडीकृत होने लग गया, मतलब वो बर्फ में बदलने लग गया सर। क्यों सर? क्योंकि दबाव लगा रहे थे ना, तो जल के अणु पास पास आ गए। तो पास पास आने का मतलब क्या है सर? वो द्रव से ठोस में चला गया। ऐसा कभी नहीं होता भैया। तुम मानते क्या हो भैया? हम गैस को दबा सकते हैं। क्या कर सकते हो? गैस को दबाया, एक पात्र लिया, पात्र के अंदर गैस भरी, उसके ऊपर एक पिस्टन लगा दो और उस पिस्टन को तुम ऐसे नीचे लेके आते हो, तो गैस तो दब रही है ना भैया, गैस के अणु पास पास आ रहे हैं। और ये तुमने 11वीं में पढ़ा होगा भैया कि गैस को तुम द्रवीकृत कर सकते हो दाब के द्वारा, लिक्विफाई कर सकते हो भैया। तो भैया दाब का प्रभाव तभी पड़ेगा भैया किसी भी प्रक्रिया पर जब वहां पे कोई गैस उपस्थित हो। गैस नहीं है तो दाब चाहे कुछ मर्जी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जल्दी बताओ भैया, यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? ठोस की द्रव्य विलेयता, तो कोई गैस है ही नहीं। जब गैस ही नहीं है मेरे भैया तो दाब का कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, तो दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए लिख दिया। तापमान का पड़ता है तो वो तुम्हें बताया अच्छे से। दाब का प्रभाव तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कब देखना है? जब वहां पे कोई एक घटक गैस हो जाए। जब तक गैस नहीं है भैया तब तक तुम दाब के प्रभाव की बात करोगे ही नहीं। समझ आ गई बात? हाँ जी सर समझ आ गई। चलो जी। अब भैया यहां पे एक कारक बचा है और वो क्या है? और यही सबसे पहला कारक होता है विलय और विलायक की प्रकृति। भैया जब भी तुम्हें विलयन बनाना है, कैसे बनाना है सर? ठोस को द्रव में मिला के। तो भैया कौन सा ठोस द्रव में मिल सकता है और कौन सा ठोस द्रव में नहीं मिल सकता है? ठीक है, तो वो सबसे पहले निर्भर करता है कि दोनों की प्रकृति क्या है। दोनों की प्रकृति क्या है, इसको ऐसे समझो भैया। इंसान जो है ना, इंसानों में जल्दी घुल मिल जाता है। इंसान जो है इंसानों में जल्दी घुल, तुमने एक छोटा बच्चा देखा होगा, एक छोटे बच्चे को कभी बाहर घुमाने लेके जाना भैया, वो ज्यादा आकर्षित किसकी तरफ होता है भैया? दूसरे छोटे बच्चों की तरफ होता है। वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा बड़े बच्चों में जाके लग जाएगा ना। उसे एक छोटा बच्चा दिख जाए, यहाँ पे कहीं बहुत सारे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, नाम तक नहीं जानता भैया किसके हैं, उसे कोई फर्क नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा दिखा उनके पास जाके घुल मिल जाएगा, उनके साथ खेलने लगेगा भैया, जाके सामने खड़ा हो जाएगा वो, उसे कोई फर्क नहीं है भैया।
तो इसका मतलब क्या कह रहा हूं भैया मैं, इसका मतलब ये कह रहा हूं भैया विलेयता वहां पे ज्यादा होती है जो एक जैसे होंगे। विलेयता का मतलब लगा लो घुलना मिलना है भैया, वहां पे अच्छे से घुला मिला जाएगा भैया जो एक जैसे हैं हमारे पास। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो भैया, इंसान इंसानों में अच्छे से घुल मिल सकता है। अब इंसानों को कहें कि तुझे गधों के साथ रहना है, घोड़ों के साथ रहना है, भैया वहां पे घुलना मिलना थोड़ी ना भाई, ना घोड़े इंसान के साथ मिल पाएंगे ना ही भैया इंसान उनकी तरह बन पाएंगे। समझ पा रहे हो ना भैया, वो तो कोई हुआ ही नहीं। तो यहां पे तुम्हें क्या देखना भैया, एक ना प्रिंसिपल होता है, एक प्रिंसिपल होता है अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है उसमें वैसा ही घुलेगा। ठीक है, उस प्रिंसिपल को यहां पे लिख देता हूं भैया, क्या बोलते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है उसमें वैसा ही घुलेगा। जैसे भैया अब तुम्हें पता है विलय और विलायक दो प्रकार के हो सकते हैं, ध्रुवीय अध्रुवीय, समझ रहे हो, यही बात है बस। अब ये यहां पे विलय मैं कैसा ले रहा हूं, ठोस, क्या ले रहा हूं भैया, सॉलिड, यहां पे क्या ले रहा हूं भैया, ये लिक्विड ले रहा हूं सर। तो भैया यहां पे मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं कि भैया अगर मान लो मेरे पास ठोस कैसा है, ध्रुवीय है, ध्रुवीय का मतलब पोलर है, और भैया लिक्विड भी कैसा है, पोलर है, तो भैया इनकी विलयता क्या होगी, बहुत बढ़िया होगी, ये आपस में मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे, विलयता बहुत बढ़िया, क्योंकि जैसे में वैसा ही तो मिला रहे हैं। तो ये भी पोलर है मतलब ध्रुवीय है, ये भी क्या बेटा ध्रुवीय है। तो बेटा पोलर का मतलब है ध्रुवीय, दोनों ही ध्रुवीय हैं। अब ये मत कहना सर हमें नहीं पता ये ध्रुवीय अध्रुवीय क्या होता है, 9वीं 10वीं में बताया जाता है, 9वीं 10वीं में ये चीज बताई जाती है और 11th में भी बताई जाती है। ठीक है, इतना तो उम्मीद कर सकता हूं ना बेटा। ठीक है, ठीक है, चलो चलो, दूसरा क्या हो सकता है सर, बी क्या हो सकता है, मान लो सर ये ध्रुवीय हो जाए और ये अध्रुवीय मतलब नॉन पोलर हो जाए, तो भैया यहां पे कोई भी विलयता नहीं होगी, यहां पे कोई भी विलयता नहीं होगी। भैया मैंने तुम्हें ये कहा सरसों का तेल लो और उसमें नमक मिला के दिखा दो मुझे, कभी नहीं मिलेगा। सरसों का तेल है अध्रुवीय है, नमक है ध्रुवीय है, सरसों का तेल है नॉन पोलर, ये है भैया मेरा पोलर, नमक मिलाऊंगा नहीं मिलेगा, तो विलयता है ही नहीं भैया कुछ। ठीक है, और क्या ले सकता हूं सर, और ये ले सकता हूं सर कि ये भी नॉन पोलर हो जाए सर, तो ये भी कैसा हो जाए सर, नॉन पोलर हो जाए, तब भी विलयता क्या हो जाएगी सर, बड़ी अच्छी हो जाएगी, और ये इसमें घुल मिल जाएगा, ये इसमें घुल मिल जाएगा। बोलो हाँ के ना, हाँ सर घुल मिल जाएगा। तो मैंने क्या कहा भैया, अगर दोनों एक जैसे हैं, दोनों की मतलब प्रकृति समान है, दोनों ध्रुवीय हैं, ठोस भी और हमारा द्रव भी, तो उसके अंदर विलयता बहुत अच्छी होगी। अगर एक क्या दोनों की प्रकृति अलग अलग हो जाए तो वहां पे विलयता नहीं होगी। अगर दोनों देखो फिर से समान प्रकृति के हो गए तो विलयता अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले देखी जाती है प्रकृति, उसके बाद तापमान या दाब का प्रभाव देखते हैं। ठीक है, और दाब के लिए क्या याद रखो, जब तक गैस उपस्थित ना हो किसी प्रक्रम के अंदर, किसी अभिक्रिया के अंदर, तब तक दाब का कोई भी प्रभाव हम नहीं देखते हैं। क्या ये बात समझ में आई बेटा जी, बोलो क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है? तो भैया अब देखो यहां पे मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूं, ये वाला अब मैं तुम्हें एक इक्वेशन लिखवाता हूं। ठीक है, कि भैया अगर तुम्हें क्या देखनी हो, ताप का प्रभाव देखना हो, अगर वहां से सवाल आ जाए, तो एक सवाल आता है यहाँ पे, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो देखो सवाल क्या है भैया, पहले इसके लिए एक इक्वेशन याद कर लो। क्या है सर, ln C2/C1 बराबर है डेल्टा H सॉल्यूशन बटे में R 1/T1 माइनस 1/T2। ये भैया ठीक है, इस इक्वेशन को याद कर लो, इस पे सीधा सीधा सवाल आएगा। क्या भैया, C1 और C2 क्या है, C1 और C2 क्या है भैया, मेरे पास सांद्रता। भैया जब मैं विलयता की बात करता हूं तो विलयता की बात करने का मतलब ही क्या है, विलयन बना रहा हूं सर, और विलयन की क्या होगी, कुछ ना कुछ सांद्रता ही तो होगी। बोलो हाँ ना भैया। और विलयता भैया जब तुम निकालते हो तो एक पर्टिकुलर तापमान पे निकालते हो भैया, एक नियत ताप पे निकालते हो, समझ पा रहे हो ना भैया। तो नियत तापमान पर विलयता होगी कुछ, और उस विलयता के अनुसार वहां पे कुछ एक सांद्रित विलयन बनेगा।
अब दूसरा विलयन बना रहा हूं भैया अलग तापमान पे, तो वहां पे विलय की जो विलयता होगी वो क्या होगी, अलग होगी सर। वहां पे सांद्रता क्या बनेगी सर, कुछ अलग बनेगी भैया। ठीक है सर, तो भैया यहां C1 और C2 क्या है, सांद्रता। C1 सांद्रता है T1 तापमान पर, C2 सांद्रता है T2 तापमान पर, ठीक है। और डेल्टा H सॉल्यूशन जो लिखा है ये क्या है बेटा मेरे पास, आप कहोगे सर ये है मेरे पास विलयन की एंथैल्पी। विलयन की क्या है बेटा, ये आप कहोगे सर विलयन की एंथैल्पी है। अब जल्दी बताओ विलयन की एंथैल्पी का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। भैया ये जो मैंने पीछे लिखा था ना, देखो ये अभिक्रिया लिख रहा था मैं इस तरीके से, कहां गए हो, ये डेल्टा एच, ये है क्या बेटा, एंथैल्पी लिख रहा हूं मैं, किसकी, विलयन की। तो भैया आप कहोगे सर आप ही ने तो बताया विलयन की जो एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहां पर जो डेल्टा एच का मान तुम रखोगे वो साइन के साथ रखोगे, क्योंकि एंथैल्पी जो होती है बेटा विलयन की वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। तो यहां लिख रहा हूं भैया इसका मान तुम्हें दिया हुआ होगा, इसका मान हमेशा 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 क्या करोगे, साइन के साथ रखोगे, हमेशा साइन के साथ रखोगे। ये नहीं है भैया सर उसका मैग्नीट्यूड रख देंगे। मान लिया जैसे लिखा था एंथैल्पी जो है विलयन की वो है -2 जूल, -2 जूल। ये नहीं कि भाई तुम खाली 2 जूल रख दो, भैया -2 जूल रखना पड़ेगा तुम्हें, समझ रहे हो। तो ये क्या बेटा मेरा ताप का प्रभाव बताती है, किसके ऊपर भैया, हमारी विलयता के ऊपर। अब विलयता पे डायरेक्ट ना बता के किसके संदर्भ में बता रही है बेटा, ये सांद्रता। अब जहां विलयता ज्यादा होगी वहां पे ज्यादा सांद्रित विलयन बनेगा ना भैया, जहां विलयता कम होगी बेटा वहां पे क्या होगा बेटा, कम सांद्रित विलयन बनेगा। तो इसलिए देखो यहाँ पे हम सांद्रता लिखे C2 और C1, तो ये क्या हो गया बेटा, C1 सांद्रता है T1 तापमान पर, C2 सांद्रता है T2 तापमान पर। डेल्टा एच तुम्हें पता है, R तुम्हें पता होता है भैया क्या होता है, R क्या भैया हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, 11वीं में पढ़ के आए हो भैया गैसीय स्टेट, गैसीय अवस्था के चैप्टर के अंदर। तो R के मान तुम्हें अच्छे से भली भांति पता होता है, तो इसको दिमाग में बैठा लो। इससे आएगा तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा, वैल्यू पुट करनी है बस, आंसर। अब याद रखना यहाँ पे नेचुरल लॉग रखा भैया मैंने, अब इसको लॉग बेस 10 में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, तुम्हें 2.303 से गुना करना पड़ता है। तो वो तो कर लोगे ना, इतना मैथ्स आता है ना भैया, हाँ सर इतना मैथ्स तो हम जानते हैं। चलो जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं भैया, बहुत शानदार बच्चे हैं भैया हमारे, ठीक है। और पहली बात भैया देखो, ये मैं पहले भी बोलता हूं, तुम्हारे अंदर दिक्कत क्या होती है ना, मैं बताता हूं। तुम्हारे अंदर 2 चीजें सबसे बड़ी खराब है। मैं ये नहीं कहता हर एक हिंदी मीडियम के बच्चे में होगी, नहीं, ज्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चों में मिलेगा भैया। पहली बात तो हीन भावना, तुम अपने आप को बहुत कम आंकते हो। दूसरा, तुम तुलना में ही खो जाते हो भैया, तुम बस इसी में अपना आधे से ज्यादा समय बर्बाद करते हो कि भैया उनको तो ये मिल रहा है, हमें ये नहीं मिल रहा। और दूसरा क्या भैया, हम हिंदी मीडियम के हम कर पाएंगे। तुम टीचर से पूछते हो सर क्या जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो IIT मुंबई जा सकते हैं, मतलब तुम्हें ही भरोसा नहीं है बेटा, ठीक है, आप लोगों को ही भरोसा नहीं है खुद पे, तुम टीचर से क्यों पूछो भैया, टीचर मना थोड़ी ना करेगा। तुम ये कहा करो सर हम जाएंगे, हम मेहनत करेंगे, हम इससे मेहनत करवाओ। और दूसरे की थाली में हमेशा घी ज्यादा ही लगता है भैया, सर दूसरे को तो ये टीचर पढ़ा रहा है हमें भी पढ़ाए। भैया अगर ऐसा हो ना, अगर उस टीचर के पढ़ाने से ही सिलेक्शन होते तो वो जितने भी टीचर वो पढ़ा रहे हैं ना बच्चे, उन सबका सिलेक्शन होता। अब तुमने कभी ये सोचा है उस टीचर के पढ़ाए हुए सिर्फ कुछ बच्चों का ही सिलेक्शन हो रहा है, क्यों, कुछ का नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा भैया, क्योंकि मेहनत में फर्क है, सिर्फ मेहनत का फर्क है भैया। क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से 2 का सिलेक्शन हुआ, 8 का नहीं हुआ। टीचर ने उन 2 बच्चों को अलग से बुला के थोड़ी ना पढ़ाया, सिर्फ फर्क क्या हुआ, टीचर ने पढ़ाया 10 को बराबर, लेकिन भैया वो 2 बच्चे मेहनत ज्यादा कर रहे थे उन बाकी 8 से, खुद ब खुद। उनके दिमाग में फालतू की चीजें नहीं थी भैया। पूरी धरती पे ऐसा कोई टीचर नहीं है जिसके पढ़ाए हुए जितने बच्चों को वो पढ़ाए, अगर वो कहते हैं सर मैं 50 को पढ़ाऊँ, 50 के 50 सिलेक्ट करवाऊंगा, फिर अगला कोई कहता है कि सर मैं 100 बच्चों को पढ़ाऊंगा, 100 के 100 को सिलेक्ट करवाऊंगा, नहीं भैया, ये खेल है तुम्हारी मेहनत का। टीचर तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा रहा है, और जो यहाँ पे खड़ा होकर पढ़ा रहा है ना भैया, ये मान के चलो वो तुमसे ज्यादा जानता है, वो तुमसे ज्यादा जानता है। अब तुम खुद सोच के देखो, तुम्हारी नई नई जॉब लगी भैया,
आईआईटी के अंदर जाके बैठ गए, तुम्हें बड़ी अच्छी पोस्ट मिली, कोई आया भैया तुम्हारे पास, क्लाइंट आया, वो तुम्हारे मुंह पे आके गए कि भैया ये तो नया है, ये क्या करवाएगा, किसी एक्सपीरियंस वाले को लेकर आऊँ, तो तुम्हें कैसा लगेगा? कि तुम्हें सिर्फ एक ये देख के कि भैया तुम नए नए हो और तुम्हें एकदम उसने क्या कर दिया, ऐसे मुंह पे बोल दिया कि ये क्या करेगा काम, एक्सपीरियंस वाले को लेकर आओ। मैं काफ़ी बच्चों को देखता हूँ और ये मुझे बड़ा गुस्सा लगता है बेटा, ये बड़ा बुरा भी लगता है। वो क्या कहते हैं, बोला सर ये तो अच्छे टीचर नहीं है। भैया कैसी बातें करते हो भैया, अच्छे टीचर नहीं भैया, आप लोग हैं कौन ये जज करने वाले, कौन अच्छा है कौन बुरा है? खुद सोच के देखो, तुम में इतनी काबिलियत है बेटा कि तुम ये जज करो कि ये अच्छा टीचर, ये बुरा टीचर, ये टैग क्यों दिया जाता है? तुम इस टैग, और ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज्यादा देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हर एक बच्चा, भैया मेरे पास ऐसे बच्चे रहे हैं जो हिंदी मीडियम की तरफ जिन्होंने ये चीजें निकाली हैं। हाँ वो प्रतिशत कम होता है। क्यों होता है सर प्रतिशत कम? क्योंकि कुछ बच्चे ही होते हैं हिंदी मीडियम में जो एकदम ऐसे चलते हैं कि हाँ भैया टीचर ने बोला है तो ये चीज करनी है मुझे। भैया ऐसा कुछ नहीं है कि अंग्रेजी मीडियम वालों को ज़्यादा आता है उनको ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेहनत का है। इस हीन भावना को अपने अंदर से निकाल दो और ये जो तुलना करते रहते हो ना, इस चीज़ को बाहर अपने जीवन से निकाल दो। फिर देखो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सिर्फ एक ही ध्येय होगा कि भैया मुझे अपना सपना पूरा करना है और उसके लिए मेहनत करोगे। फिर तुम फालतू की जगहों पर अपनी ऊर्जा नहीं लगाओगे, तुम फालतू में टाइम खराब नहीं करोगे। सर ये चाहिए वो चाहिए, उसको ये मिल रहा है मुझे ये नहीं मिल रहा, उसको तो वो टीचर था वो पढ़ाएगा तो मुझे ये मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता भैया, तुम्हारी मेहनत है, तुम सिर्फ मेहनत से बच रहे हो। टीचर का रोल है 20%, 80% तुम्हारा रोल है। ठीक है, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है, आज देखो, अच्छा होने वाला है टाइम, होने वाला है टाइम, तो मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो अभी क्या कर रहा हूं भैया, गैस की द्रव्य विलेयता की बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं बेटा? गैस की द्रव्य विलेयता। अब सुनना, हमने कोई गैस ली, सुनना, गैस को मैं यहां पे द्रव क्या मान लेता हूं, जल मान लेता हूं। जल में मिलाया, क्या बना भैया? आप कहोगे सर ये बन गया हमारा क्या, विलयन, मतलब घुल गई जी गैस इसमें। और याद रखो भैया, इसके लिए जो डेल्टा एच का मान होता है ना, वो हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा। जब भी गैस को तुम किस में मिलाओगे भैया, जब भी गैस को तुम मिलाते हो किसके अंदर भैया, जल के अंदर या किसी भी द्रव के अंदर, तो वहां पे डेल्टा एच का मान जो होता है वो हमेशा नेगेटिव आता है। नेगेटिव आने का मतलब सर ये अभिक्रिया कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर मैं चाहता हूं गैस की विलेयता इस जल के अंदर अधिक से अधिक हो तो मुझे तापमान कम करना पड़ेगा। मतलब ठंडे पानी के अंदर गैस की विलेयता अधिक होगी, गर्म पानी के अंदर गैस की विलेयता कम होगी। क्यों होगी? ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसका डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव। अब सवाल ये उठता है कि सर इसका डेल्टा एच नेगेटिव आया क्यों? ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं तुम्हें मैं, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। अब सुनना जरा बात को भैया, हम यहां कर क्या रहे हैं, किसी गैस को हम कर रहे हैं भैया, किसी गैस को हम जल के अंदर मिला रहे हैं। जल के अंदर क्या करवाना भैया मुझे, इसको, इसकी विलेयता देखनी है। तो भैया गैस को जल में मिलाने का मतलब क्या होता है, पहले गैस को तुम्हें द्रवीकृत करना पड़ेगा, लिक्विफाई करना पड़ेगा, तब जाके वो उसके अंदर घुलेगी। ऐसा नहीं है गैस पकड़ी और फेंक दी जल में, मिल जा, ऐसा नहीं होता भैया। क्या कहा, जल है, इसके अंदर अगर गैस को मुझे मिलाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले उस गैस को द्रवीकृत करना पड़ेगा। गैस जितना आसानी से द्रवीकरण हो जाएगी, मतलब लिक्विफाई हो जाएगी, उसकी विलेयता उतनी अधिक। भैया गैस का मतलब क्या है सर, उसके अणु दूर दूर हैं। उसको द्रवीकृत करने का मतलब क्या है सर, गैस को मुझे द्रव की रूप में लेके आना है तो उसके अणुओं को पास पास लेके आना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि सर गैस के अणु दूर दूर होते हैं, द्रव के अणु पास पास होते हैं, ठोस के एकदम मिले हुए होते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, गैस को द्रवीकृत करना है तो इसका मतलब बेटा हमें उसको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उसके अणुओं को पास पास लेके आना पड़ेगा। और दूर दूर वाली चीजों को अगर पास पास लेके आना है तो मुझे उनको दबाना पड़ेगा ना भैया। क्या करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। दबाने का मतलब क्या बेटा, उसके ऊपर दाब को बढ़ाऊंगा। क्या करूंगा, दाब को बढ़ाऊंगा। तो भैया मैं क्या कह रहा हूं, अब सुनना जरा बातों को। अगर तुम ये चीजें पढ़ के आए हो ना भैया, ये 11th का टॉपिक है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये द्रवीकरण कैसे करते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा है। और अभी भी वो नहीं आता तो भैया अभी भी समझोगे। भैया गैस की विलेयता देखनी है जल में, तो मुझे पहले गैस का क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे सर इसका आपको द्रवीकरण करना पड़ेगा। द्रवीकरण का मतलब सर इसका मुझे लिक्विफिकेशन करना पड़ेगा। और गैस को लिक्विफाई करने का, द्रवीकृत करने के दो ही तरीके हैं, या तो दाब को बढ़ा दो,
या तापमान को घटा दो। दाब को या तो बढ़ाओ या तापमान को घटाओ, तभी गैस क्या होगी, द्रवीकृत होगी। क्योंकि सर दाब बढ़ाने का मतलब क्या है, गैस पे दाब लगाने का मतलब क्या है, उसके अणुओं को पास पास लेकर आ रहा हूं। गैस का तापमान घटाने का मतलब क्या है सर, तापमान घटने पर जो क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है अणुओं की, वो कम हो जाती है। कम होने का मतलब अब वो पास पास आ सकते हैं सर। गतिज ऊर्जा ज्यादा होने का मतलब क्या, वो इधर उधर भटकते हुए रहेंगे भैया। दो बच्चों को पकड़ के एक जगह बिठाना है, कब आसान होगा, जब भैया वो कहीं पे बैठे हुए होंगे, वहां से पकड़ के लाऊंगा और कह दूंगा यहां बैठो मिलके। अगर भैया दोनों इधर उधर भाग रहे होंगे तो दोनों को एक जगह बैठाना मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसलिए बोल रहा हूं भैया, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। अगर मैं चाहता हूं पास पास आ जाएं तो पहले उनकी क्या करनी, गतिज ऊर्जा कम। तो दो तरीके हैं, या तो उन पे दाब लगाओ, दाब लगाऊंगा तो भैया उनको मैं क्या कर रहा हूं, जबरदस्ती पास लेके आ रहा हूं, क्या भैया पास आ। या फिर तापमान कम करूं, तापमान कम करने पे गतिज ऊर्जा कम होगी तो वो आसानी से पास पास आ जाएंगे। अब सुनना जरा बात को, अगर कोई चीज पास पास आ रही है, भले ही दाब लगा के लेके आ रहा हूं भैया, तो इसका मतलब क्या है भैया, उनके बीच में आकर्षण पैदा कर रहा हूं भैया दबाव के थ्रू में। और भैया केमिस्ट्री के अंदर जब भी आकर्षण आता है तो वहां से ऊर्जा बाहर निकलती है। क्या बोला भैया, केमिस्ट्री में जब भी आकर्षण की बातें होंगी तो वहां से ऊर्जा बाहर निकलेगी। तो यही कारण है भैया। तो देखो गैस को द्रवीकरण करना है, द्रवीकरण करने के लिए उसके अणुओं को पास पास लाना है। पास पास लाने का मतलब सर उनमें आकर्षण आना है, आकर्षण आएगा तो ऊर्जा बाहर निकलेगी, ऊर्जा बाहर निकलेगी तो अभिक्रिया कैसी हो जाएगी बेटा, एक्सोथर्मिक, मतलब ऊष्माक्षेपी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, ऊष्माक्षेपी हो जाएगी। अगर ऊष्माक्षेपी हो गई तो डेल्टा एच का मान क्या हो गया सर, नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ सर कि गैस की जो विलेयता है, तापमान घटाने पर, तापमान घटाने पर उसकी विलेयता क्या होगी, तापमान घटाने पर उसकी विलेयता क्या होगी बेटा, गैस की द्रव के अंदर बढ़ेगी। इसीलिए देखना भैया, इसीलिए देखना जो ठंडा जल होता है ना, उसके अंदर जो क्या होता है बेटा, जो मछलियां होती हैं वो ज्यादा पनपती हैं। गर्म जल जहां पे होगा वहां पे मछलियां आसानी से नहीं पनपेंगी। क्यों नहीं पनपेंगी सर, क्योंकि सर ठंडे जल के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो अधिक होगी। क्योंकि सर ठंडे जल में गैस की विलेयता अधिक है ना, तो वहां ऑक्सीजन ज्यादा होगी। ठीक है, घुली हुई जल में जितनी ऑक्सीजन अधिक, भैया वहां पे क्या होगा बेटा, मेरे पास जल के अंदर रहने वाली मछलियों को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी तो वो क्या करेंगी, ज्यादा पनपेंगी। गर्म जल के अंदर क्या होगा सर, घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। ऑक्सीजन की मात्रा जितनी कम होगी भैया, मछलियों को कम ऑक्सीजन सर, तो ज्यादा वहां पे नहीं पनपेंगी। इसीलिए देखना अंटार्कटिका के अंदर जो समुद्र है ना, वहां पे जो मछलियां हैं वो बहुत ज्यादा पाई जाती हैं और अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। लेकिन भैया जैसे श्रीलंका हुआ, जहाँ पे क्या है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां के समुद्र के अंदर ज्यादा मछलियां नहीं मिलती, मतलब अलग अलग प्रकार की। तो भैया मछलियां कहाँ आसानी से पनपेंगी, जहां पे तापमान कम होगा, और वो इसी वजह से होगा। क्यों सर, क्योंकि तापमान कम होने पर गैस की विलेयता जल के अंदर सर बढ़ जाती है। समझे बात को भैया, बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना। तो तापमान घटाने पर विलेयता बढ़ रही है किसकी, गैस की द्रव में। अगर मैं यहां पे कहूं सर, अगर मैंने दाब को बढ़ाया तो क्या होगा सर, तब भी विलेयता बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी सर, सर विलेयता इसलिए बढ़ेगी क्योंकि दाब बढ़ाने पर गैस आसानी से द्रवीकृत होती चलेगी। अगर गैस आसानी से द्रवीकृत होती चलेगी और जितना आसानी से द्रवीकरण उतना जल्दी वो विलय हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, दाब बढ़ाने पर विलेयता भी बढ़ती है। अब इस चीज को कि भैया दाब पे किस प्रकार से गैस जो होती है वो निर्भर, गैस की विलेयता किस प्रकार से दाब पे निर्भर करती है, इसको हमें समझाया था भैया एक बहुत बड़े इंसान ने जिसका नाम था हेनरी। तो हेनरी का नियम किसके लिए पढ़ा जाता है बेटा, गैस की द्रव में विलेयता के लिए पढ़ा जाता है। किसके लिए पढ़ा जाता है, गैस की द्रव में विलेयता के लिए पढ़ा जाता है भैया। ठीक है, ठीक है। अब देखो भैया एक बात सुनना, आपको आज डीपीपी 2 मिलेगी और उस डीपीपी 2 के अंदर तुम्हें इस हेनरी नियम के क्या मिलेंगे, सवाल मिलेंगे। तो आज हो नहीं पाएगा तो कंफ्यूज मत करना कि सर ये तो सवाल हुए नहीं, हेनरी नियम अगली क्लास में जाके पूरा हो जाएगा, तब देख लेना। आज मैं सिर्फ हेनरी नियम की तुम्हें परिभाषा बता रहा हूं, इसको नोट कर लेना भैया, अगली बार ये अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और आगे पढ़ेंगे। तो हेनरी नियम के डीपीपी 2 वाले क्वेश्चंस अभी नहीं हो पाएंगे तो उनको छोड़ देना, उसके अलावा जो हैं उनको कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या कहता है भैया, यह स्थिर ताप पर निम्न प्रकार कहा जा सकता है।
भैया हेनरी का नियम किसके लिए लगता है, यहां पे लिख देता हूं, ये क्या बताता है, गैस की द्रव में विलयता। ठीक है, तो पहली चीज क्या याद रखनी है बेटा, हेनरी का नियम किस पे लगता है, एकदम स्थिर ताप पर। किस पे लगता है भैया, तापमान स्थिर होना चाहिए हेनरी नियम लगाने के लिए। क्या कहता है, द्रव में गैस की विलयता विलयन या द्रव की सतह पर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। भैया कहना क्या चाह रहा हूं, देखो ये थोड़ा समझा देता हूं। भैया मान लो मैंने एक कंटेनर लिया, क्या लिया, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर भैया मैंने क्या भर दिया, जल भर दिया सर। क्या भर दिया सर मैंने, ये लो सर जल भर दिया, ये लो ये आ गया हमारा जल। ठीक है, अब भैया इस जल के अंदर मुझे क्या करना है, इस जल के अंदर मुझे गैस को भरना है, मतलब इस गैस की विलयता की बातें करनी है। तो भैया ये मान लिया ये ऊपर क्या है भैया, गैस है, ये कोई गैस है। अब इस गैस की मुझे विलयता देखनी है इस द्रव के अंदर, ये जल है हमारे पास, द्रव है भैया। ठीक है, तो हेनरी का नियम क्या कहता है, हेनरी का नियम ये कहता है कि भैया किसी भी गैस की द्रव के अंदर जो विलयता होती है वो किस पे निर्भर करेगी भैया, उस गैस का कितना आंशिक दाब है उस द्रव की सतह पर। क्या बोला भैया, गैस की जो विलयता होती है द्रव के अंदर वो किस पे निर्भर करेगा कि भैया ये जो गैस है ना, इस गैस का कितना आंशिक दाब है इस द्रव की सतह के ऊपर। अब जितना अधिक ये गैस इसकी सतह पर क्या लगा रही होगी बेटा, दाब लगा रही होगी, इस गैस की विलयता उतनी अधिक होगी। उतनी अधिक क्या होगी भैया, इस गैस की विलयता। ये देखो ये अंदर जो मैंने ऐसे ये पीले पीले डॉट लगा दिए, इसका मतलब क्या है, गैस के अणु इसके अंदर आके मिल चुके हैं। तो क्या बोला भैया, गैस की विलयता, विलयता को मैं ऐसे दिखा देता हूं, गैस की जो विलयता है वो किसके समानुपाती होगी भैया, किसके समानुपाती होगी, गैस की किसके भैया, आंशिक दाब के। और वो आंशिक दाब कहां पे तुम्हें देखना है भैया, जो तुमने द्रव लिया ना उस द्रव की सतह के ऊपर कितना आंशिक दाब है। एस क्या है बेटा, सॉल्युबिलिटी। एस क्या है भैया, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इसी को क्या बोल रहे हो तुम, विलयता। इसी को क्या बोल रहे हो तुम भैया, विलयता। तो यही तो पीछे बोला देखो इसने कि द्रव में गैस की जो विलयता है वो क्या है भैया, विलयन या द्रव की सतह पर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती, या फिर विलयन में गैस का जो मोल प्रभाव होगा, किसमें भैया, विलयन। विलयन का मतलब क्या भैया, ये विलयन बन चुका है। अभी देखो जैसी जल था और जल के अंदर गैस मिली तो दो घटक आपस में मिल गए तो ये विलयन बन चुका है। तो क्या कहता है भैया, तो क्या कहता है ये देखो, विलयन में गैस का मोल प्रभाव विलयन की सतह पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होगा। अब भैया देखो इसको समझाने के दो तीन तरीके हैं। अभी है इतना टाइम, अभी है इतना टाइम नहीं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं। तो भैया आज क्या करना, बस यहीं पे खत्म करता हूं क्योंकि समझ में नहीं आएगा, ये बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट में करेंगे, लेकिन ये लिख कर लेकर आना। ठीक है, ये सब लिख कर लेकर आना बेटा, नोट्स बना लेना, और जितना आज करवाया वो बहुत अच्छे से पढ़ना। इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। देखो क्वेश्चन भी है, हेनरी लॉ के क्वेश्चन है बहुत सारे। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे बेटा, हम नेक्स्ट क्लास में ही अच्छे से देखेंगे हेनरी लॉ को। ठीक है, हेनरी लॉ को हम अच्छे से देखेंगे। और भैया ये भी नोट कर लाना हेनरी नियम के अनुप्रयोग क्या क्या है, ये सारा एक साथ नोट कर लेना, फिर क्वेश्चन इसके बाद सब समझाऊंगा। ठीक है, तो इसी के अंदर छोड़ रहा हूं बेटा। तो आज की क्लास को भैया हम यहीं पे खत्म करते हैं, आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। और उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, हम बहुत जल्दी लाइव लेक्चर्स के अंदर मिलेंगे, बस स्टूडियो का काम चल रहा है, तब तक मेहनत करते रहिए और अपने दिमाग में किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच मत लेकर आइए। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे बेटा एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिएगा।